कहीं ना कहीं लड़के के साथ तो गलत हुआ। तो लड़की इसमें कंप्लेंट कर सकती है और उसमें भी ये जरूरी नहीं है कि सच होगा, झूठ भी तो बोल सकती है। वाइफ चाहे तो सिविल केस भी कर सकती है और क्रिमिनल केस भी बन सकता है यहाँ पर। बोल देगी कि इसने मेरे साथ शादी का वादा किया था, अब मना कर रहा है। रेप के अंडर एफआईआर लॉन्च हुई, ले में आई, कॉलर पकड़ के उसका ले गई उसको थाने, पूरी सोसाइटी से इज्जत गई। अगर उसकी कोई जॉब थी वो जॉब गई, फ्यूचर में कोई जॉब लगने वाली होगी वो भी नहीं लगेगी। अब लॉयर हायर करेगा, पूरा ट्रायल चलेगा, इतने दिन में जेल भी रहेगा। तो जो राइट एक इंसान को मिल रहा है वो दूसरे इंसान को भी मिलना चाहिए ना। तो ये तो हमारे लॉ में ऐसे क्यों हो रहा है? तो हमारे लॉ मेकर्स को सोचना चाहिए ना। हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन टू द अय्यर शो। आज आपके लिए जो पॉडकास्ट मैं लेकर आई हूँ वो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है और आज के टाइम से बहुत ज्यादा रिलेटेबल भी होने वाला है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं बहुत सारी लीगल बातों के बारे में और हमारे साथ मौजूद है मिस्टर उमर अली सर, जो कि इंडिया के जाने माने लीगल इन्फ्लुएंसर्स में से एक हैं। तो बहुत सारी जानकारी जो आपके लिए, आपके चाहने वालों के लिए, रिलेटिव्स के लिए, फैमिली के लिए बहुत यूजफुल होगी। और आज के टाइम पे मुझे लगता है कि सबको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए क्योंकि लीगल बातें हैं ये जो आज हम करने वाले हैं। और स्वागत करेंगे सबसे पहले उमर सर का। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है द अय्यर शो में। थैंक यू सो मच मैम फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच। द प्लेजर इज ऑल आवर्स सर, क्योंकि आप इतनी इन्फॉर्मेटिव बातें बताते हैं। मैंने आपका इंस्टाग्राम प्रोफाइल चेक किया है, लीगल बातें के नाम से है, और इतनी सारे आप जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डालते हैं, मुझे लगता है आजकल के यूथ को, आजकल के कपल्स को डेफिनेटली देखना चाहिए। क्योंकि हमें इतना पता है कि भाई एक कॉन्स्टिट्यूशन है या फंडामेंटल राइट्स हैं जिसमें 5 या 6 गिन चुन के हमें पता होंगे, लेकिन वो कितना डीप है, किस तरीके से उसको एक यूजफुल वे में हम यूज कर सकते हैं, ये बहुत डिबेटेबल टॉपिक है। क्योंकि मोस्टली आजकल जो हमारे राइट्स हैं वो मिसयूज ही हो रहे हैं। Exactly. तो शुरुआत करते हैं सर सबसे पहले कि एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के क्या राइट्स होते हैं। देखिए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बहुत सारे राइट हैं। सबसे पहला होटल रूम, ठीक है, कि कोई भी अगर मेजर कपल है, अगर कोई भी 18 प्लस कपल है तो किसी भी होटल रूम में जाकर प्राइवेट टाइम स्पेंड कर सकता है। उसकी लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस होनी चाहिए। वो मेजर होना चाहिए, यानी दोनों कपल 18 प्लस होने चाहिए और उसके पास वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए। अगर ये 2 चीज है उनके पास तो वो किसी भी होटल रूम में जाकर प्राइवेट टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ऐसे में कोई भी पर्सन, इवन कोई भी पुलिस ऑफिसर उनको हैरेस नहीं कर सकते हैं। अगर वो करते हैं तो ये उनके फंडामेंटल राइट का वायलेशन माना जाएगा। ऐसे में वो उस पुलिस ऑफिसर के अगेंस्ट भी लीगल एक्शन ले सकते हैं। और ये एक फंडामेंटल राइट भी है अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा है पब्लिक प्लेस में, जैसे आपने देखा होगा कि कपल्स घूमते हैं, तो कोई भी कपल है, हस्बैंड गर्लफ्रेंड है या फिर बॉयफ्रेंड है, तो वो फ्रीली घूम सकते हैं बाहर पब्लिक प्लेस में। कोई भी पुलिस ऑफिसर उनको हैरेस नहीं कर सकता। जैसे आपने देखा होगा कि कई बार पुलिस ऑफिसर उनको हैरेस कर देते हैं जस्ट इस बेस पर कि आप लोग कुछ ऑब्सिन एक्ट कर रहे हो, ठीक है। अगर आप कुछ ऑब्सिनिटी एक्ट करते हो, ऑब्सिन एक्ट करते हो, जैसे कि आप पब्लिक प्लेस में किस कर रहे हो या फिर कुछ भी ऑब्सिन एक्टिविटी कर रहे हो, तो देन पुलिस ऑफिसर आपके अगेंस्ट एफआईआर रजिस्टर कर सकते हैं अंडर सेक्शन 296 भारतीय न्याय संहिता, जिसमें आपको 3 महीने तक की जेल भी हो सकती है और आपका जुर्माना भी हो सकता है, या फिर जेल और जुर्माना दोनों हो जाएगा। लेकिन आप इजीली घूम सकते हो, अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो, साथ में घूम सकते हो। नॉर्मली जो टाइम स्पेंड करते हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वो कर सकते हो। तीसरा राइट ये है कि लिविंग रिलेशनशिप। इंडिया में लिविंग रिलेशनशिप बिल्कुल लीगल है। उसमें भी कपल की एज जो है मेजोरिटी अटेन करनी चाहिए उनको, ठीक है।
बिल्कुल लीगल है। आप रेंट एग्रीमेंट बना के, लिविंग रिलेशनशिप का भी एग्रीमेंट होता है, आप बना के रह लो। देखो ये मोरली गलत हो सकता है, ठीक है, बट लीगली गलत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको लीगलाइज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई जजमेंट्स में ये क्लियर कर दिया है कि जो भी कपल काफी सालों से लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो उसको एक हस्बैंड वाइफ की ही तरह ट्रीट किया जाएगा। और जो भी राइट एक वाइफ के पास होता है, जो हस्बैंड के पास होता है, वही सेम राइट उन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ होगा। बट सर अगर उन्होंने शादी नहीं करी है और फिर लड़की ये बोल देती है कि इसने तो शादी का वादा किया था और फिर उसके बाद वो लिव इन रिलेशनशिप में जो आगे जाके ब्रेकअप हो जाता है और फिर केस फाइल हो जाता है, तो फिर क्या केस हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। देखिए अगर कोई भी कपल है वो काफी सालों से लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे, एक तो उनके पास अभी सबसे बड़ा वो आ गया नया सेक्शन जो है सेक्शन 69 भारतीय न्याय संहिता, जो फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज की बात करता है। उसमें भी वो केस फाइल कर सकती है उसके अगेंस्ट अगर वो उसको छोड़ रहा है। और दूसरी इसमें इंपॉर्टेंट सबसे चीज ये है कि मान लीजिए अगर कोई भी कपल है वो काफी टाइम से लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो वो उस लड़के के अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस के भी केस फाइल कर सकता है। अगर वो लड़का उसको छोड़ के जा रहा है तो इवन मेंटेनेंस की भी पिटीशन फाइल कर सकती है वो। अच्छा, मेंटेनेंस भी क्लेम कर सकती है। ये सारे राइट्स आ जाते हैं। और इवन अगर मान लीजिए उनके से कोई बेबी बॉर्न हो गया है तो वो बच्चों की कस्टडी भी क्लेम कर सकती है। एक दूसरे की प्रॉपर्टी में भी क्लेम कर सकते हैं। बेसिकली अगर कोई भी कपल जो काफी सालों से लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं उसको एक हस्बैंड वाइफ की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। बट अगर सर जैसे हम प्रीनप अग्रीमेंट की बात करते हैं तो ये जो लिव इन रिलेशनशिप होता है इसमें भी साइन हो सकता है ये? देखिए बट इंडियन लॉ में इसकी वैलिडिटी नहीं है। अब मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये प्रीनप एग्रीमेंट बेसिकली जिसे प्रीनप्चुअल एग्रीमेंट भी बोला जाता है और ये अतुल सुभाष के केस के बाद से ही बहुत ज्यादा डिस्कशन में आ रहा है। बहुत सारे लोग इस एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं बट कोई इसमें पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रहा है कि क्या इंडिया में लीगल है या नहीं है, क्योंकि जितने भी हमारे यूरोपियन कंट्रीज है उसमें ये लीगल है। ठीक है, अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। प्री मतलब होता है प्रायर, नप्चुअल मतलब होता है रिलेटेड टू मैरिज। अब यूरोपियन कंट्रीज में क्या करते हैं, मान लीजिए अगर कोई भी कपल शादी करने वाले हैं तो वो उससे पहले ही एक एग्रीमेंट बना लेते हैं। उसमें सारी चीज डिस्क्राइब होती है कि अगर हमारे फ्यूचर में किसी भी तरह का डिस्प्यूट अराइज होगा, जैसे कि मेंटेनेंस की बात आई, बच्चे की कस्टडी की बात आई, प्रॉपर्टी में कितना लेना देना है, जो भी हो वो पहले से डिसाइड करके रख लेते हैं। तो यूरोपियन कंट्रीज में ये जो एग्रीमेंट है ये लीगल है बट इंडिया में ये लीगल नहीं है। अब क्यों नहीं लीगल है, क्योंकि देखिए हमारे इंडिया में मेंटेनेंस के लिए हो गया, डिवोर्स के लिए हो गया, ऑलरेडी लॉ बने हुए हैं। तो अगर आप कोई भी ऐसा एग्रीमेंट बनाते हैं जो हमारे लॉ को बाईपास कर रहा हो तो वो इलीगल माना जाएगा। और यही चीज कहता है सेक्शन 28 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कि अगर कोई भी एक ऐसा एग्रीमेंट बना लेते हो जो हमारे एग्जिस्टिंग लॉज को बाईपास कर रहा हो तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड ही नहीं माना जाएगा। किसी भी तरीके की वैलिडिटी है ही नहीं। तो आप ये समझ लो इंडिया में ये जीरो है, आप कर नहीं सकते हो। अब जैसे एक कपल है और उनका डिवोर्स हो रहा है और जो मेल है उनमें से वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है और जो मदर है वो अपने बच्चे की कस्टडी वो उन्होंने भी फाइल की है, फादर ने भी करी है। तो अब इस सिचुएशन में सर वो जो बच्चे की कस्टडी है वो कहाँ जाएगी? देखिए एक सबसे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पर क्या है, जब भी बच्चे की कस्टडी की बात आती है, मान लीजिए बच्चा 5 साल से कम का है, ठीक है, 5 या 6 साल से कम का है, तो उसमें हमेशा जो कोर्ट होती है वो मदर को बच्चे की कस्टडी ग्रांट करती है क्योंकि बच्चों को मदर की नीड ज्यादा होती है। ये कॉमन सी बात है। हाँ। ठीक है, लेकिन अगर बच्चा थोड़ा मैच्योर हो गया है, 9 साल का हो गया, 10 साल का हो गया, तो कई बारी कोर्ट बच्चों से ही पूछ लेती है कोर्ट में कि आपको किसके साथ रहना है। तो कोर्ट यहाँ पर जो है ना बच्चे को पूरी प्रायोरिटी देती है। यहाँ पर ना ही हस्बैंड का फेवर करती है ना ही वाइफ का फेवर करती है। अब यहाँ पर सबसे जब भी कोर्ट कस्टडी ग्रांट करती है तो कोर्ट बच्चे के वेलफेयर की बात करती है कि बच्चे की सेफ्टी कहाँ होगी, बच्चे का एजुकेशन कहाँ अच्छा होगा, बच्चे की एथिकल अपब्रिंगिंग कहाँ अच्छी होगी। ठीक है, और कोर्ट ये भी देखती है कि जो भी कोई एक चाहे वाइफ है चाहे हस्बैंड है जो कस्टडी ले रहा है, क्या वो खुद इतना फाइनेंशियली स्ट्रांग है कि वो बच्चों को अच्छे तरीके से उसका देख रेख कर पाएगा, उसको खिला पिला पाएगा, उसकी एजुकेशन प्रोवाइड करवा पाएगा। तो कोर्ट ये सारी चीज देखता है। अब मान लीजिए जैसे कि आपका ये क्वेश्चन आया कि इसमें वाइफ ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग है, तो ऑब्वियसली कोर्ट
वाइफ को ही ग्रांट करेगी। ओके तो सर हस्बैंड मेंटेनेंस कभी मांग सकते हैं, क्योंकि हमेशा वाइफ्स को एलिमनी और मेंटेनेंस। देखिए हस्बैंड मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है, एलिमनी क्लेम नहीं कर सकता है। अगर हम सेक्शन 24 एंड सेक्शन 25 हिंदू मैरिज एक्ट को देखेंगे तो उसमें हस्बैंड और वाइफ दोनों मेंटेनेंस पिटीशन फाइल कर सकते हैं, दोनों मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं अपने किसी भी स्पाउस से। अब मान लीजिए लेकिन अगर हस्बैंड मेंटेनेंस क्लेम कर रहा है तो उसको ये प्रूव करना पड़ेगा कि मैं जो हूं अभी अनएम्प्लॉयड हूं और मेरी इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत बेकार है और इवन मैं खुद को भी सरवाइव नहीं कर पा रहा हूं और जो मेरी वाइफ है वो अच्छा कमा रही है, तो उसको मेंटेन करना पड़ेगा। तो कोर्ट अगर ऐसा होता है लेकिन अगर हम एक्चुअल ग्राउंड लेवल पर रियलिटी में बात करें बट ऐसा मैंने बहुत कम देखा है कि जहां पर हस्बैंड ये मेंटेनेंस की पिटीशन फाइल करता हो। ओके नॉर्मली वाइफ ही फाइल करती है। तो सर जैसे अभी हस्बैंड वाइफ हैं, वाइफ का अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है और हस्बैंड से वो अगर डिवोर्स चाह रही हैं, तो इस सिचुएशन में वाइफ जो है वो एलुमनी अपने हस्बैंड से मांग सकती हैं? मेंटेनेंस ऐसे में क्लेम नहीं कर सकती। और बच्चे की कस्टडी? ये बच्चे अगर वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कमिट कर रही है तो ऐसे में कोर्ट ग्रांट नहीं करती है जल्दी। अगर आपने ये बात प्रूफ कर दिया तो कोर्ट वाइफ को फिर नहीं देगी, क्योंकि वो तो किसी और के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, तो कोर्ट ऐसे, क्योंकि ऐसे मैंने जैसे बताया कोर्ट फिर वहां पर उस बच्चे की एथिकल अपब्रिंगिंग नहीं हो पाएगी, ठीक है, क्योंकि वो तो सारा ध्यान उस पर लगा रही है, बच्चों पर क्या लगाएगी। समझ रहे हो बात को। और लेकिन अगर आप सेक्शन 125 सीआरपीसी जो कि अभी 144 बीएनएसएस में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में चला गया, अगर आप वो देखोगे तो उसमें एक वाइफ अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है, लेकिन उसका 3 एक्सेप्शन है कि जिसमें हस्बैंड अपनी वाइफ को मेंटेनेंस नहीं देगा। पहला ये है कि वाइफ अगर अडल्ट्री में रह रही है, अगर अडल्ट्री में रह रही है तो वो लाइबल नहीं है कि हस्बैंड से अपने मेंटेनेंस क्लेम कर सके। दूसरा, अगर ये लोग म्यूचुअली अलग होकर रह रहे हैं, इस सिचुएशन में भी हस्बैंड को अपनी वाइफ को मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। तीसरा ये है कि अगर वाइफ बिना किसी वैलिड रीजन के हस्बैंड का घर छोड़कर चली गई है तो इस सिचुएशन में भी हस्बैंड को मेंटेनेंस देने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो आता है इसको प्रूफ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कैसे सर? अब कैसे, अब मान लो अगर आपकी फोन तो है सर, तो आप अगर आपने अपनी वाइफ का फोन चेक किया तो उसके लिए तो मेंटल क्रूरलिटी हो जाएगी ना, वो तो आपका घर छोड़कर चली जाएगी, उल्टा आपके खिलाफ ही 2-4 तरह का केस फाइल कर देगी। बट सर एविडेंस तो मिल जाएगा ना फिर। एविडेंस आप, वही तो मैं कह रहा हूँ, प्रूफ करोगे कैसे आप? अब मान लो अब कोई वाइफ है, अगर वो किसी और से बात कर रही है, अगर आप अपनी वाइफ को बार बार ये बोल रहे हो कि तुम किससे बात कर रही हो, तुम अपना मुझे फोन दिखाओ, तो ये तो उसके लिए एक मेंटल क्रूरलिटी की तरह हो गई। वो तो आपका घर छोड़कर चली जाएगी, वो कुछ तो बचना है ना, उसको तो बचना है। मैं ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूँ आपको, उसको तो बचना है। वो आप हस्बैंड का घर छोड़कर चली जाएगी, उल्टा जहां जाएगी वहां केस फाइल कर देगी डोमेस्टिक वायलेंस का, जो भी उसको करना होगा, जो कि अतुल छुबास के केस में भी हुआ था। अतुल छुबास बेंगलोर का था, उसकी वाइफ ने जो यूपी के जौनपुर में आकर केस फाइल किया था। अतुल छुबास भी यही कह रहा था कि मुझे कोर्ट की अपीयरेंस के लिए बेंगलोर से यहाँ आना पड़ता है, इवन जॉब को छोड़कर। तो ये बहुत थोड़ा प्रॉब्लम वाली बात है। अब वो तो बोल देगी कि मैं, ये जो है मेरा हस्बैंड बार बार मुझे ताना मार रहा था कि तू किसी और से बात करती है, ये कर रही है, इसलिए मैं इसका घर छोड़कर चली गई। वो तो अपना एक जस्टिफिकेशन दे देगी कि मैं तो अपनी मर्जी से तो छोड़ के नहीं गई हूँ, ये बार बार मेरी प्रिवेसी को इन्फ्रिंज करता है, बार बार मुझे टॉन्ट मारता है कि तू किसी और से बात करती है, जबकि मैं तो ऐसा कुछ करती भी नहीं हूँ, इसलिए मैं इसका घर छोड़कर चली गई। ऑन द कॉन्ट्ररी सर, अगर जैसे ये मेंटल क्रूरलिटी का तो ये केस हो गया कि अगर हो सकता है वाइफ कर सकती है, मान के चलिए हस्बैंड ने वाइफ को बताया ही नहीं है कि भाई मुझे पता है इस बारे में, उनके पास फिर भी अगर प्रूफ है, मान के चलिए एक डिटेक्टिव लगा दिया हो या उनके पास फोटोज है और वो डायरेक्टली जाके कोर्ट में। हाँ बिल्कुल, तो आप हस्बैंड के पास यही तो ऑप्शन है, डिवोर्स ले लेगा इस ग्राउंड पर। तो फिर उनको एलिमनी या मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा? नहीं, देखो इसमें आपको मेंटेनेंस तो नहीं देना पड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं एलिमनी देना पड़ेगा। कैसे सर? एलिमनी होता है वन टाइम अमाउंट। बट हस्बैंड क्यों देगा? वाइफ की गलती है तो हस्बैंड क्यों देगा? लेकिन फिर भी कोर्ट कहती है देना पड़ेगा कई बार। हाँ, आपको शॉकिंग लग रहा होगा ये थोड़ा, लेकिन बट अगर आप ग्राउंड लेवल पर बात करोगे, प्रैक्टिकल लेवल की मैं बात कर रहा हूँ आपसे, लॉ तो हमारा बहुत कुछ कहता है। एक तो बुक तो हम पढ़ के बहुत कुछ कह देते हैं कि हमारा कानून ये कहता है, लेकिन आप ग्राउंड लेवल पर जाओगे तो बहुत चेंजेस, बहुत आपको फर्क दिखेगा, जमीन आसमान का। फिर भी वाइफ कहेगी कि मैंने तो उस जो दूसरे लड़के के साथ, उसके साथ तो सिर्फ एक बार रही थी या 2 बार बात किया था, तो कोर्ट ये भी तो ऑब्जर्व करेगी।
अगर लड़की लिविंग रिलेशनशिप में रह रही है उसके साथ कंटिन्यूअसली, तब आपको नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर उसने 1-2 बार कर लिया तो उस सिचुएशन में तो आपको देना पड़ेगा। ये कहीं ना कहीं सर मुझे थोड़ा बायस्ड लगा, ऑब्वियसली, क्योंकि अगर यही लड़का करता और लड़की डिवोर्स करती तो मुझे लगता है कि मेंटेनेंस और करती, उससे पहले डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल कर देती, एफआईआर करा देती। 498A जो बहुत जिसका मिसयूज हो रहा था कि अगर वाइफ, हस्बैंड या फिर हस्बैंड के रिलेटिव अगर किसी भी तरीके से टॉर्चर कर रहे हैं मेंटली या फिजिकली, तो उसके खिलाफ एफआईआर हो जाएगी। तो वाइफ के पास तो यहाँ पर सर इसमें हस्बैंड्स के पास ये राइट्स नहीं है। हस्बैंड, ये जो 498A है जो कि अभी नया कानून आया भारतीय न्याय संहिता, उसमें किसी दूसरे सेक्शन में चला गया है, ठीक है, लेकिन है वही सेम चीज है दोनों, लेकिन ये स्पेशली सिर्फ वाइफ के लिए है ना। तो सर मुझे ऐसा लगता है कि जब एक हस्बैंड हो या वाइफ हो, दोनों एक इंडिविजुअल हैं, तो जो राइट एक इंसान को मिल रहा है वो दूसरे इंसान को भी मिलना चाहिए ना। तो ये तो हमारे लॉ में ऐसे क्यों हो रहा है? तो हमारे लॉ मेकर्स को सोचना चाहिए ना। बेसिकली यहाँ पर ये कंसेप्ट दिया जाता है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, कि हम यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे हैं, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। और हमारे अगर आप आर्टिकल 15 सब क्लॉज 2 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देखोगे तो उसमें भी ये क्लियरली मेंशन है कि पार्लियामेंट हैज पावर टू मेक अ स्पेशल लॉज फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। तो पार्लियामेंट बना दिए। ओके, सो थिंग्स आर अंडर। देखिए इसमें एक और चीज ऐड करना चाहूंगा कि इसका मिसयूज भी हो रहा है और कहीं पर एक्चुअल केसेस भी है। अर्बन एरियाज को देखोगे तो यहाँ पर मुझे नहीं लग रहा गलत हो रहा है। क्यों? यहाँ पर दिक्कत क्या है, यहाँ पर लेडी जो है एक तो एजुकेटेड है, दूसरा यहाँ पर इंडिपेंडेंट है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो वो किसी भी तरीके से दबना नहीं चाहती है। देखो दबना चाहिए भी नहीं, लेकिन आप झूठा भी केस मत करो, कहने का ये मतलब है। मान लो हस्बैंड के साथ आपकी थोड़ी बहुत लड़ाई हो गई तो आपस में कोऑपरेट कर लो, सेटलमेंट कर लो। अब जैसे मान लीजिए हस्बैंड के साथ थोड़ी सी उनकी आर्ग्यूमेंट हो गई, तुरंत उसका घर छोड़कर चली जाती है। और घर छोड़कर चली जाती है वो दिक्कत की बात नहीं है, जहां जाती है वहां केस फाइल कर देती है मेंटेनेंस का, डोमेस्टिक वायलेंस का। ओके, तो अब हस्बैंड सफर कर रहा है ना। तो सर ऐसा होता है क्या हमारे मतलब लॉ में कि एक इंसान को मैक्सिमम इतने ही केसेस एक इंसान पे फाइल करने की अनुमति है? ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप बार बार हस्बैंड के ऊपर लगातार केस फाइल कर रहे हो तो ये कहीं ना कहीं ये शो कर रहा है कि ना आप फेक केसेस उस पे कर रहे हो। जैसे अतुल सुभाष के केस में भी तय हुआ, उस पे 8-9 तरह के केस फाइल हो रखे थे, बहुत अननेचुरल सेक्स, इसी तरह के केसेस उस पे हो रखे थे। वो यही बात कह रहा था। बट सर हमारा जो कोर्ट है, लीगल जो हमारा सिस्टम है, वो तो यही बोलता है ना कि मतलब नॉट गिल्टी अंटिल प्रूवन, इनोसेंट अंटिल प्रूवन, ऐसे कुछ होता है। Accused are innocent until proven guilty। हाँ, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि अतुल सुभाष को कमिट नहीं करना चाहिए था सुसाइड। अगर उसके पास इतने केसेस थे तो ये प्रूव करने के लिए, और अब कोर्ट जो है आप दोनों को मौका दे रहा है, तो आप उसको झूठा भी तो प्रूव कर सकते थे। एग्जैक्टली मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि कमिटेड सुसाइड इज नॉट अ सॉल्यूशन। अब ये अब ऐसा थोड़ी है, आप देखो अतुल सुभाष जैसे और भी काफी सारे लोग हैं। अब इसका ये मतलब थोड़ी है कि आप सुसाइड कर लोगे। सुसाइड करना कहीं से भी सॉल्यूशन नहीं है। अब आप बताओ, अतुल सुभाष ने सुसाइड किया तो यहाँ पर नुकसान किसका हुआ? उसका खुद का हुआ, उसके पेरेंट्स का हुआ, उसकी वाइफ का चला क्या गया, उसके बच्चों का नुकसान हुआ। उसकी वाइफ को तो कुछ दिनों बाद बेल भी मिल सकती है और वो दोबारा किसी से शादी कर लेगी, और वो फिर उस जिससे शादी करेगी उससे सारी चीज क्लेम कर सकती है, क्योंकि वो तो उसका हस्बैंड हो जाएगा। तो सुसाइड करना किसी भी तरीके का सॉल्यूशन नहीं है। मैं समझता हूँ कि बहुत एक सिचुएशन बहुत बेकार हो जाती है, बहुत मेंटली टॉर्चर हो जाते हैं। कई बारी हस्बैंड आते बताते बताते रोने लग जाते हैं, लेकिन कुछ भी है, लेकिन सुसाइड किसी भी तरीके से सॉल्यूशन नहीं, मेरा ये मानना है। आप सुसाइड कर लोगे तो नुकसान सिर्फ आपका होगा। सुसाइड कहीं किसी भी तरीके का सॉल्यूशन है ही नहीं। अब सर जैसे एक शादी हुई है, अरेंज मैरिज हुई है, उसमें लड़की को पता चलता है कि उसका जो हस्बैंड है वो गे है या एसेक्सुअल है, तो उस सिचुएशन में उसको डिवोर्स के लिए 1 साल रुकना पड़ेगा कि मिल सकता है डिवोर्स? नहीं, मिल सकता है, उसको मिल सकता है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर, अगर वाइफ चाहे तो सिविल केस भी कर सकती है और क्रिमिनल केस भी बन सकता है यहाँ पर। क्योंकि अगर लड़के ने ये छुपा कर उससे शादी करी थी तो ये चीटिंग में काउंट होगा।
तो ये उसको क्रिमिनली 420 केस लगेगा 420, लेकिन अभी चेंज हो गया आई थिंक, क्योंकि 1 जुलाई के बाद से ना नया कानून आया। थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ, आप थोड़ा कंफ्यूज लग रहे हो। पहले आईपीसी थी, आपने सुना होगा कि 302, 307, 302 तो सबको पता है मर्डर है। लेकिन अब जो नया कानून आया ना, आईपीसी को रिप्लेस कर दिया भारतीय न्याय संहिता ने 1 जुलाई के बाद से, ठीक है। डेफिनेशन वही है, सेक्शन आगे पीछे कर दिया। ओके। तो जो हमारा जैसे मर्डर का सेक्शन था, 302 बहुत फेमस था, हर एक बच्चा जानता है। 302 मर्डर, 307 अटेम्प्ट टू मर्डर, हाफ मर्डर जिसे बोलते हैं। अब वो कहीं और चला गया, वो बीएनएस में अगर हम जाएंगे तो वो 103 में चला गया है, सेक्शन 103। तो अब हम जितने भी लीगल फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत हो गई है, क्योंकि अब दोबारा से याद करना पड़ रहा है। हाँ, क्योंकि बहुत लेंदी है सर ये सारी चीज। अब जैसे आईपीसी थी, वो इतने सालों से चलती हुई आ रही थी, हमने कॉलेजेस में भी पढ़ा है, तो हमें याद हो गई थी, मुंह जुबानी याद थी कि हाँ ये सेक्शन ये कह रहा है। अब लेकिन थोड़ा सा हम भी कंफ्यूज हो गए, सेक्शन पूरे चेंज हो गए। सर अब जैसे अभी हम बात कर रहे थे जब कि हस्बैंड वाइफ के बीच में, लेकिन इसमें आप जैसे यहाँ पर जो आपने ये क्वेश्चन पूछा था कि पता चलता है कि गे है, तो उसमें वो केस फाइल कर सकती है, क्रिमिनल का भी और सिविल का भी। क्रिमिनल में वो चीटिंग के अंदर उसको प्रोसिक्यूट कर सकती है कि इसने मेरे साथ धोखा दिया, क्योंकि शादी से पहले उसको बताना चाहिए था, उसने बताया नहीं। अगर लड़की चाहे अगर ढंग से केस लड़े तो उसको चीटिंग में भी प्रोसिक्यूट करा सकती है, ठीक है। और दूसरा हो गया सिविल, सिविल में ये वो डिवोर्स का केस फाइल कर सकती है। ये ग्राउंड है, डिवोर्स का ग्राउंड है, वो इस ग्राउंड पर डिवोर्स इजीली ले सकती है और साथ में उसे एलिमनी तो मिलेगी ही मिलेगी। और अगर एसेक्सुअल हुआ, मतलब अगर वो ही इज नॉट इन्वॉल्व्ड इनटू सेक्स एट ऑल, तो फिर भी ले सकती है, ये ऑन द सेम ग्राउंड्स। ऑन द सेम ग्राउंड। ओके। मेंटल क्रूएलिटी के ग्राउंड पर ले लेगी। ओके। कहीं ना कहीं सफर तो कर रही है ना। कहीं ना कहीं उसको मेंटली टॉर्चर तो हो रहा है ना। तो ये जो मेंटल क्रूएलिटी नाम है सर, ये मेल भी केस कर सकते हैं? हाँ, ये ग्राउंड हस्बैंड के लिए भी है और वाइफ के लिए भी है। अच्छा, इस ग्राउंड पर जैसे अगर आप सेक्शन 13 हिंदू मैरिज एक्ट देखेंगे तो इसमें लगभग 8 ग्राउंड दे रखे हैं, जिसमें आपके मेंटल क्रूएलिटी हो गई, अडल्ट्री हो गई, रिनंशिएशन हो गई, और भी कई बहुत सारे दे रखे हैं। अगर किसी ने अपना रिलीजन कन्वर्ट कर लिया, कोई दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट हो गया, तो ये ग्राउंड हस्बैंड के लिए भी और वाइफ के लिए भी है। लेकिन दिक्कत यहाँ पर किसको आती है? हस्बैंड को। अब मान लीजिए हस्बैंड डिवोर्स का केस फाइल कर, मान लीजिए कोई हस्बैंड है, उसने अपनी वाइफ के अगेंस्ट कोई ग्राउंड लेकर डिवोर्स का केस फाइल कर दिया। अब आपने तो केस फाइल कर दिया, लेकिन आप जब तक केस चलता रहेगा तब तक तो आपको अपनी वाइफ को मेंटेनेंस देना पड़ेगा। और जब भी डिवोर्स का केस फाइल होगा तो जाहिर सी बात है कि आपकी वाइफ तो आपका घर छोड़कर जाएगी। आपने केस फाइल कर दिया तो वो तो आपके घर में बैठेगी नहीं, वो चली जाएगी, वो उल्टा आपके खिलाफ 2-4 और केस फाइल कर देगी झूठा कि इसने मेरे साथ डोमेस्टिक वायलेंस किया है, बहुत तरह का। और उल्टा जब तक केस चलेगा तब तक आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा। तो सफर कहीं ना कहीं हस्बैंड कर रहे हैं। वो डिवोर्स भी लेंगे तो डिवोर्स के केस भी आज के टाइम पे अगर आप देखोगे 5-5 साल 6 साल चलते हैं। आप इतने इन बिटवीन आप वाइफ को मेंटेनेंस देना पड़ेगा, और उसके बीच में शादी भी नहीं कर सकते दूसरी। उसको वो नहीं कर सकते, ये बाइगेमी हो जाएगी। और अब इसका एक और सुनिए आप, अगर वाइफ ने भी डिवोर्स पिटीशन फाइल करी तो जब तक केस चलेगा तब तक हस्बैंड को उसको मेंटेन करना पड़ेगा। और जो भी लड़की का केस लड़ने में खर्चा आ रहा है वो भी हस्बैंड ही बियर करेगा, अपनी जेब से नहीं करेगी। शॉकिंग लग रहा है ना आपको? हाँ, ये रियलिटी है। अब सर जैसे कि एक हमेशा हम ये बोलते हैं कि लड़की ने लड़के पे केस कर दिया शादी से पहले कि शादी का वादा इसने किया था और मेरे साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाया। इमोशन तो दोनों के सेम है, लड़का हो लड़की हो। लड़का लड़की पे केस कर सकता है ये बोल के कि इस लड़की ने मुझसे शादी का वादा किया था और इसने मेरे साथ फिजिकल रिलेशन बनाया। पहले आप ये समझ लो ये सेक्शन क्या है। सेक्शन 69 भारतीय न्याय संहिता। ये अब जो हमारा नया कानून आया है भारतीय न्याय संहिता, जो आईपीसी को रिप्लेस किया है, जो इंडियन पिनल कोड जिसे हम लोग कहते हैं। 1 जुलाई से पहले आईपीसी चलती थी, 1 जुलाई के बाद आईपीसी को रिप्लेस करके भारतीय न्याय संहिता आ गया। तो उसमें एक न्यू सेक्शन ऐड किया है। आईपीसी में ये सेक्शन नहीं था, बीएनएस में ऐड कर दिया है। लेकिन इसका फायदा ये है लड़कों के लिए, एक चीज इसमें बस एक चीज अच्छी लगी है कि इस चीज को रेप कंसिडर नहीं किया जाएगा। आईपीसी जब आईपीसी थी, बीएनएस नहीं था, तब अगर कोई लड़का
किसी लड़की को शादी का झूठा वादा करके उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बना रहा है तो इसको रेप कंसीडर किया जाता था। लेकिन अगर हम एक्चुअल देखें तो ये रेप थोड़ी हो गया। रेप का मतलब हो गया जब अगेंस्ट द कंसेंट जाकर बना रहे हो तब रेप हुआ। लेकिन यहाँ तो सारी चीज म्यूचुअली हो रही है। लेकिन मैं कह रही हूँ सर, अगर लड़का लड़की के खिलाफ कर रहा है तो ये तो रेप का डेफिनेटली केस नहीं है। लेकिन अगर लड़का फाइल कर रहा है लड़की के खिलाफ, लड़का कर ही नहीं सकता है ना। मैं यही तो आपको समझाना चाह रहा हूँ, लड़का कर ही नहीं सकता है। आप लॉ के बिहाफ पर ही जाओगे ना। अब जैसे सेक्शन 69 भारतीय न्याय संहिता है, वो सिर्फ वुमेन की बात कर रहा है। और सेक्शन 69 में भी 3 चीज की बात करी गई है। मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। एक पहला ये बताया गया, और पहली बात तो ये कि सिर्फ ये लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए है ही नहीं। वो अगर लड़के का ब्रेकअप हो जाता है, लड़की उसे छोड़कर चली जाती है, तो लड़के के पास सिर्फ यही ऑप्शन बचता है कि वो रोए धोए और इमोशनल गाने सुने, बस उसके पास यही ऑप्शन बचते हैं। अदरवाइज वो लीगल एक्शन नहीं ले सकता है। लेकिन अगर हम लड़की की बात करें तो लड़की इसमें कंप्लेंट कर सकती है, और उसमें भी ये जरूरी नहीं है कि सच होगा, झूठ भी तो बोल सकती है। बोल देगी कि इसने मेरे साथ शादी का वादा किया था, अब मना कर रहा है। अब सेक्शन 69 में 3 चीज के बारे में बात करी गई है। एक सबसे पहला कि अगर कोई भी लड़का शादी का झूठा वादा करके लड़की के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाता है और बाद में अपनी प्रॉमिस को फुलफिल नहीं करता है, तो लड़की पुलिस में जाकर कंप्लेन कर सकती है, जिसमें लड़के को इस सेक्शन के अंडर 10 साल की जेल हो जाएगी। दूसरी बताई ये गई है कि आपने देखा होगा, अगर कोई भी लड़का किसी लड़की को प्रमोशन का या एम्प्लॉयमेंट का, रोजगार का लालच देकर उसके साथ फिजिकल करता है और बाद में उसकी जॉब नहीं लगवाता है या फिर प्रमोशन नहीं दिलवाता है, तो भी वो लड़का इस सेक्शन में के अंदर लाइबल होगा। लड़की पुलिस में जाकर कंप्लेन कर सकती है और 10 साल की जेल हो जाएगी। तीसरी चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस पहचान छुपाकर शादी करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब पहचान छुपाने का क्या मतलब है? से फॉर एग्जांपल, मैं मुस्लिम पर्सन हूँ, मैंने किसी हिंदू लड़की को बोल दिया कि मैं मुस्लिम हूँ और मैंने उसके साथ शादी कर ली, तो ये पहचान छुपाने का मतलब हो गया। तो लड़की को जब बाद में पता चलेगा ये तो लड़का मुस्लिम है और इसने मुझे बताया था कि हिंदू है। अच्छा, पहले हिंदू बता के फिर बाद में पता चला। पहचान छुपा रहा है ना, अपनी आइडेंटिटी को छुपा रहा है। आइडेंटिटी के अंदर प्रोफेशन भी आ जाता है सर? एग्जैक्टली, ये गुड क्वेश्चन है आपका। अब ये कोर्ट इस टर्म को इंटरप्रेट करेगी। अब पहचान छुपाने के तो बहुत सारे मतलब हो सकते हैं। मान लीजिए मैं पहले से मैरिड हूं और मैंने उसको अनमैरिड बता के शादी कर लिया। मान लीजिए मैं 10th पास हूं, मैंने उसको बोल दिया कि मैं डॉक्टर हूं या फिर लॉयर हूं। मान लीजिए मेरी कास्ट कुछ और है, मैंने दूसरी कास्ट बता के शादी कर ली। तो इस सेक्शन में कुछ क्लियरिटी देनी रखी है। बस ये बताया गया है कि पहचान छुपाने का क्या मतलब है। अब जितने भी जो लॉ फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं वो अब तक ये एज्यूम कर रहे हैं कि पहचान छुपाने का मतलब रिलीजन से है। लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी है कि कल होकर कोर्ट कोई और इंटरप्रेट करेगी। बहुत सारे इसमें ऐड कर सकती है कि पहचान छुपाने के ये मतलब हो सकते हैं, क्योंकि केस फाइल होंगे तो कोर्ट इंटरप्रेट करेगी, हाई कोर्ट्स करेगी, सुप्रीम कोर्ट करेगी। और जैसे कि आपने जो क्वेश्चन पूछा था कि अगर कोई लड़का गे है तो उसमें भी ये प्रोसिक्यूट हो सकता है। कहीं ना कहीं उसने पहचान छुपाया ना। तो लेकिन ये आप कोर्ट के ऊपर वेरी करेगा। अगर ये लड़की केस फाइल कर देती है इस बेस पर, अगर लड़की अच्छी तरीके से केस लड़ गई, तो क्या पता कोर्ट इसको ये बता दे कि ये भी कहीं ना कहीं पहचान छुपा रहा है, क्योंकि पहचान छुपा कर ही तो शादी किया है। वो लड़का है नहीं और उसने खुद को बताया कि मैं लड़का हूं। तो और अगर लड़की ने पहचान छुपाई हो तो लड़का केस कर सकता है, डिवोर्स ले सकता है। ओके, तो फिर वहां पे ये नहीं वैलिड, जेंडर न्यूट्रल नहीं है। इट्स नॉट अ जेंडर न्यूट्रल, इट्स ओनली फॉर वुमेन ओनली। ओके, लेकिन मेरी राय है कि ये जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए, क्योंकि लड़कियां भी तो वादा करती है। अब कई बारी मैंने देखा है, कई बहुत ज्यादा लॉयल लड़के होते हैं जो लड़कियों को के ऊपर बहुत पैसे खर्च करते हैं, कई लाखों रुपए की गाड़ी गिफ्ट करते हैं। बाद में लड़की को कोई अच्छा लड़का पसंद आ गया, वो वहां चली जाती है, तो वो कॉम्पनसेशन मिलेगा लड़के को वापस? कुछ नहीं मिलेगा। बस लड़का इसमें ये ले सकता है, अगर मान लो उसने अपनी गर्लफ्रेंड को कुछ पैसे उधार दिए थे तो वो रिकवर कर सकता है। लेकिन अगर आपने कुछ गिफ्ट्स दिए थे, कुछ खिलाए पिलाए थे, कुछ उसे शॉपिंग कराई थी, वो चीज आप नहीं कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं लड़के के साथ तो गलत हुआ। वो उससे शादी करना चाह रहा था, उस लड़के ने कहीं ना कहीं इस लड़की के चक्कर में अपने फैमिली से भी लड़ा, अपनी फैमिली के भी अगेंस्ट गया। बाद में यही लड़की उसको छोड़कर चली गई, तो लड़का क्या करेगा? मुझे लगता है सर बहुत सारे सेक्शंस ऐसे हैं जो जनरल न्यूट्रल होने चाहिए सर। नाउ इज द टाइम, इट्स अ हाई टाइम नाउ। अब जैसे अतुल सुभाष के केस है, ये तो मीडिया में हाईलाइट हो गया है, इसलिए हमें बहुत बड़ी चीज लग रहा है। लेकिन अगर आप किसी भी लॉयर से पूछोगे तो उसके पास तो हजारों केस आते हैं ऐसे जिसमें मैन सफर कर रहे हैं। ये तो हाईलाइट हो गया इसलिए हमें लग रहा है। तो जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है वो जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए, और सेक्शन 69 ये तो होना ही होना चाहिए। और एक और चीज है, जैसे मान लीजिए अगर कोई लड़की किसी लड़के के अगेंस्ट फेक रेप केस कर देती है, अब लड़का तो अब उस लड़की करेगी क्या?
फेक FIR करा देगी लड़के के। अब लड़का तो जेल में चला गया। अब तो सर मेडिकल टेस्ट वगैरह नहीं होता अगर ये रेप केसेस वगैरह हैं? रेप केसेस जैसे ही अब मैं थोड़ा आपको प्रोसेस बता दूं। अब मान लीजिए कि रेप केस हो गया, उसके बाद लड़की के 2 चीज कराया जाता है। एक मेडिकल होता है, उसमें इंटरनल मेडिकल भी होता है, लेकिन कई जो लड़की है वो इंटरनल कराने से मना कर देती है। अच्छा, वो उनकी राइट है? उनकी राइट है, उसको आप नहीं छेड़ सकते हो। बट वो फिर प्रूफ कैसे होगा कि मतलब ये जो केस है ये वैलिड है? अब इसी का जो लड़के के साइड से जो लॉयर अपीयर होगा वो इस चीज का डिफेंस ले लेगा। ले में आई, कॉलर पकड़ के उसका ले गई उसको थाने, पूरी सोसाइटी से इज्जत गई। रेप के अंडर FIR लॉन्च हुई तो उसके जितने भी कॉन्टेक्ट थे सब खत्म। माँ बाप के नजरों से गिरा, भले वो कितना सही है, ठीक है। अगर उसकी कोई जॉब थी वो जॉब गई, फ्यूचर में कोई जॉब लगने वाली होगी वो भी नहीं लगेगी। अब लॉयर हायर करेगा, पूरा ट्रायल चलेगा, इतने दिन में जेल भी रहेगा, तो सफर कौन किया? लड़का किया। लेकिन इस सिचुएशन में कोर्ट को ये करना चाहिए कि अगर लड़का खुद को इनोसेंस प्रूफ कर देता है तो जितने दिन लड़का जेल में रहा है तो लड़की को भी जेल भेजना चाहिए। और फिर वापस बाकी चीजें आएंगी, जॉब कुछ नहीं आती। एक स्टिग्मा, एक कलंक लग गया ना लड़की के ऊपर। वो भले फेक केस है, उससे सोसाइटी को मतलब नहीं है। लग गया तो लग गया। मोहल्ले में अगर पुलिस किसी लड़के का कॉलर पकड़कर उसे जीप में बैठाकर ले जा रही है और मोहल्ले में पता चल गया कि रेप के अंडर FIR लॉन्च हुई है, तब तो सब यही बोलेंगे रेपिस्ट है। अब कोर्ट ने उसे भले इनोसेंस प्रूफ कर दिया, लेकिन किसी को इससे थोड़ी फर्क पड़ेगा। लड़के की तो इज्जत गई, सोसाइटी से गया, फैमिली से गया, हर जगह से गया। तो सोच रहे हो अब वो बंदा सुसाइड कर ले तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? ये भी पॉसिबिलिटी है। बात है। रेप बहुत बड़ी चीज होती है मैम, करेक्ट है ना। तो फेक FIR में कोर्ट को कुछ इसमें लॉज बनाने चाहिए या कुछ कोर्ट को अपना इंटरप्रिटेशन देना चाहिए। अब सर जैसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है और उनका ब्रेकअप हो गया, अब मान के चलिए कि लड़के के पास लड़की की न्यूड फोटोग्राफ्स हैं या सेक्सटिंग के कोई चैट कॉन्वर्जेशंस हैं, ऑल ऑफ दिस, वो चीजें रख के अगर लड़का ब्लैकमेल कर रहा है लड़की को, तो लड़की लीगली कैसे प्रोसीड कर सकती है? लड़की लीगली ये कर सकती है कि अगर कोई भी लड़का उसे कंटिन्यूअसली थ्रेट कर रहा है कि मैं वायरल कर दूंगा, या मान लीजिए उसने कर भी दिया है, पहली सिचुएशन ये है कि वो सिर्फ धमकी दे रहा है, तो लड़की को इस सिचुएशन में ये करना चाहिए, सबसे पहले लड़की अब किसी भी लॉयर के पास जाए, लॉयर से एक अच्छी तरीके से कंप्लेंट ड्राफ्ट करे, क्योंकि जो कोई भी लॉयर होगा वो बहुत अच्छे से ड्राफ्ट करेगा। अगर आप बिना कंप्लेन के थाने में चले जाएंगे तो पुलिस ऑफिसर खुद से कंप्लेन बना देंगे। ये भी पॉसिबिलिटी है कि सामने वाले पर्सन से मिल जाए। नॉर्मल प्रैक्टिकल लेवल पे बात करूं, मैं ओपनली बोल सकता हूं, पुलिस में बहुत कुछ होता है, आप मैनेज कर लो, पैसे देके चाहे कैसे भी कर लो, चाहे अपनी कुछ पॉलिटिकल पावर दिखा दो, बहुत कुछ हो सकता है। तो इसलिए ये है कि आप कंप्लेंट लेके जाओ। आप कंप्लेंट लेके गए, लड़के के खिलाफ FIR रजिस्टर होगी। भारतीय न्याय संहिता के कई सेक्शन के अंडर भी हो सकती है और IT एक्ट के कई सेक्शन के अंडर भी, IT एक्ट यानी इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट के अंडर भी लड़के को तुरंत अरेस्ट किया जाएगा, उसका फोन सीज किया जाएगा, और उसके फोन सीज कर लिया तो फिर तो गया वो। और फिर इन केस मान लो अगर उसने किसी भी पॉर्न वेबसाइट पर उस अपनी लड़की की फोटो को अपलोड कर दिया है, वीडियो को अपलोड कर दिया है, तो लड़की के पास ये रेमेडी है कि वो हाई कोर्ट में रिट पिटीशन लगा सकती है। हाई कोर्ट में रिट पिटीशन लगा सकती है और बोलेगी कि इस लड़के ने मुझे यहाँ पर इस पॉर्न वेबसाइट पर मेरी फोटो अपलोड कर दी है। हाई कोर्ट के पास ये पावर है कि उस जिस साइट पर अपलोड हुई है वो उसको रिमूव करवा सकते हैं। ओके, बट उसमें कितना टाइम लगता है? टाइम लगता है, रिट पिटीशन में टाइम नहीं लगता। रिट पिटीशन में ये फायदा है, लेकिन रिट पिटीशन डायरेक्ट हाई कोर्ट में लगती है और सुप्रीम कोर्ट में लगती है। रिट पिटीशन क्या होता है सर? रिट पिटीशन जब भी आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को अप्रोच करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हजारों केस है। मान लो अभी आपका फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है, अब आप ये थोड़ी है कि 1 साल तक केस ही लड़ते रहोगे। उस सिचुएशन में अगर आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है तो आप तुरंत हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन लगा दो। हाई कोर्ट को बोलो कि देखिए ये मेरे फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है, आप इसको प्रोटेक्ट करो। हाई कोर्ट तुरंत करेगा। ओके, अब सर जैसे ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, कोई भी सिटीजन है अगर उसके पास फोन है, हमें पता है कि एक चीज है जो जिसमें व्हाट्सएप है, जिसमें हर एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे चीजें आप शेयर करोगे तो मल्टीपल लोगों के पास जाएगी। तो पहली बात, आप ऐसी फोटोज ही किसी के साथ शेयर क्यों करे हो? अगर आप एक रिलेशनशिप में भी हो तो 0.0001% भी आप लेके चलो ना कि ये रिस्की है, ये फोटोज आपको एक्सचेंज करनी ही क्यों है सामने वाले से? आप मर्जी कितना विश्वास करते हो? अब ये तो उनको खुद समझना पड़ेगा ना, क्योंकि हर चीज तो सर लॉयर्स और कोर्ट और मतलब इनके ऊपर ही हमने सब डाल दिया, खुद भी तो थोड़ी जिम्मेदारी लेनी चाहिए ना एज ए सिटीजन। तो ये चीज तो जो चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों को खुद समझना चाहिए
कि आप न्यूड फोटो प्रोवाइड ही क्यों कर रही हो। और जबकि अगर मैं लीगली बात करूं तो अगर आप ऑनलाइन जैसे कि फेसबुक, इंस्टा, फेसबुक किसी पर भी न्यूड फोटो शेयर करते हो तो ये आईटी एक्ट के अंडर एक ऑफेंस है, आपके खिलाफ एफआईआर है। और अगर व्हाट्सएप पे शेयर करते हो तो कहीं पर भी सोशल मीडिया होना चाहिए। व्हाट्सएप जैसे आप व्हाट्सएप पर कर दी आपने, फेसबुक पर, कहीं पर भी, कहीं पे भी। पर्सनल चैट की बात कर रहा हूँ मैं, पर्सनल चैट की मैं बात कर रहा हूँ, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टा हो, चाहे कुछ भी हो, अगर आप वो एक ऑफेंस है, एक ऑफेंस है। ओके ओके, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट के अंदर। तो बट इतना होता नहीं है, हर लोग करते हैं। अब केस सामने तभी आता है जब लड़की को कोई थ्रेट करता है, तो बाद में आकर फिर रोती है कि मुझे तो फिर लड़की के ऊपर केस नहीं होता कि आपने पहली बात की, क्यों हम करेंगे लड़के के ऊपर केस भी, लेकिन आपने क्यों करी शेयर? ऐसा कुछ नहीं होता, नहीं देखा जाता ये। बट सर ग्राउंड लेवल पे तो फिर वही बात हो गई ना कि दोनों ही तरफ से अगर कोई कंप्लेंट हुई है, मान के चलिए किसी ने केस किया है, तो आपकी तरफ से जो गलती हुई है उसको भी तो एड्रेस करना चाहिए। पहले आप इस चीज पर जाओगे या जो लड़की के साथ गलत हो रहा है उसको वो आप सॉल्व करो, लेकिन फिर बाद में ये भी तो देखो। तो वो तो कोर्ट का काम है, कोर्ट कर सकती है, होता है वैसे। पूछ सकती है। नहीं, मैंने नहीं देखा है। मैंने जब कोर्ट में जब जितना भी मैं ऑब्जर्व करता हूँ, ऐसे मैंने नहीं देखा। आपकी ऑनेस्टी को सल्यूट है सर, आप इतनी बेबाकी से बात बोल रहे हैं, क्योंकि बहुत बार लोग मैनिपुलेट कर जाते हैं। नहीं, लिटरली जो रियल है मैं वही बता रहा हूँ आपको। कोर्ट में ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन ये अच्छी बात है, चाहे लड़का कर रहा हो चाहे लड़की कर रहा हो, दोनों कर सकते हैं पुलिस में जाकर कंप्लेंट। ये जेंडर न्यूट्रल है। अब कई केस में ये भी देखा जाता है, वैसे मैंने देखा नहीं है, लेकिन कई लड़के बताते हैं, मेरे पास एक्चुअली कोई ऐसा आया नहीं है, लेकिन अब जैसे दोस्तों के बीच में मैं बैठता हूँ या कहीं कलीग के बीच में, तो वो बोलते हैं कि किसी लड़के के साथ ऐसा हुआ था कि मान लीजिए उसकी गर्लफ्रेंड है, उसकी प्राइवेट फोटोज को लेकर एक्सटॉर्ट करना चालू कर देती है कि तू ये दे दे वरना मैं वायरल कर दूंगी तेरे रिलेटिव को, कुछ को। तो लड़का पुलिस में जाकर कंप्लेंट करा सकता है। तो सेम केस इसमें सेम, ये सेम। ओके ओके, चलिए एक में तो जनरल न्यूट्रल रहा कम से कम, ठीक है। सर एक व्यक्तिगत क्वेश्चन है ये तो मेरा आपके लिए, आप इतना ज़्यादा केसेस क्योंकि आप देखते हो, इतने बार आपके लिए आता है कि आप, क्योंकि मैंने देखा है आपका जो इंस्टाग्राम पेज है उसमें बहुत इन्फॉर्मेटिव चीज़ें, मेंस राइट के बारे में भी आप बात करते हो, प्रोटेक्शन के बारे में भी। कभी आपके दिमाग में ये आया कि यार ये लड़कियाँ कर क्या रही हैं आजकल? कभी जेंडर बायस्ड हुआ है आपका दिमाग की? यार हमेशा होता है। अब जैसे अतुल सुभाष के केस में लोगों का ज्यादा हो गया है, लेकिन हम तो रोजाना देखते हैं, मीडिया में हाईलाइट हो गया इसलिए लोग अतुल सुभाष कर रहे हैं, लेकिन और कितने अतुल सुभाष है उसका क्या? इसलिए तो मैंने बोला कि जेंडर न्यूट्रल जो है, कुछ लॉज जो है वो जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए। जैसे कि आपकी सेक्शन 69 हो गया, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हो गए, और भी काफी सारी चीजें जो कोर्ट को लगती है, लॉ मेकर्स को लगती है, वो कर सकते हैं। आपको लगता है सर कि विथ टाइम चेंज होंगी चीजें? बिल्कुल होनी चाहिए। डोमेस्टिक वायलेंस तो ये जो दो चीज की जो मैं बात कर रहा हूँ ये तो मिनिमम है, मैक्सिमम में आप कहीं पर भी जा सकते हो, लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट को जेंडर न्यूट्रल बनाना चाहिए, वरना यही होगा कि हस्बैंड सुसाइड बहुत ज्यादा कमिट करेंगे। तो ये तो मीडिया में हाईलाइट हो जाते हैं कुछ केसेस, और लाखों करोड़ों केसेस जो है वो मीडिया में हाईलाइट नहीं होते। अब जैसे ही अतुल सुभाष का मैटर आया था, सुसाइड किया था, उसकी वजह से मैंने वीडियो बनाया था, मैंने बोला कि सुसाइड किसी तरह का ऑप्शन नहीं है, तो बहुत सारे लोगों की क्वेरीज आई, मैसेज भेज देते हैं लोग कि सर हम बहुत ज्यादा परेशान हो गए, हम सुसाइड कर लेंगे, आप हमें बचा लो, कुछ करो आप। तो अब मैं एक लीगल कंटेंट क्रिएटर हूँ, तो मेरे पास जितना मैं सोशल मीडिया के थ्रू आवाज उठा सकता हूँ, मेरे पास जो चीज है, मेरे हाथ में जो पावर है, वो तो मैं कर ही रहा हूँ। सोशल में मैंने एक सीरीज भी स्टार्ट करी है, लीगल एडवाइस 30 डेज, यस। तो मैं जो कर सकता हूँ अपने बिहाफ पर वो तो मैं कर रहा हूँ ना। अब लोग कह रहे हैं, क्वेरीज आ रही है कि हम भी सुसाइड करना चाहते हैं, हमारे अगेंस्ट भी हमारी वाइफ ने झूठा केस कर दिया है, हम भी बहुत ज्यादा मेंटली टॉर्चर हो गए, सफर कर रहे हैं। अब सर जैसे डोमेस्टिक वायलेंस का लड़के लोग केस करते हैं, तो वो प्रूव करना पड़ेगा कि ऐसे वायलेंस है ही कहाँ लड़कों के लिए, मैं यही तो आपको समझा रहा हूँ। अगर हुआ है लेकिन सच में, तो फिर वो लड़का सिर्फ डिवोर्स ही ले सकता है। डिवोर्स ले सकता है ना। अब वो लड़की नहीं दे रही वाइफ उसकी, तो प्रूफ करेगा। अब मैं आपको बता देता हूँ, डिवोर्स जो होते हैं, बहुत अच्छी चीज है, आप ध्यान से सुनना। बहुत जो डिवोर्स है वो दो तरीके से होते हैं, एक म्यूचुअली और एक कंटेस्टेड। म्यूचुअली में ये होता है कि जैसे कि कोई हस्बैंड वाइफ है, अगर उनकी आपस में बन नहीं रही है, तो वो आपस में ही सेटलमेंट कर लेते हैं, आपस में सारी डिसाइड कर लेते हैं कि ऐसी ऐसी बात है कि आप मुझे इतना मेंटेनेंस देना, या जो भी खर्चा जो भी है, आपस में सारी चीज डिसाइड कर लेते हैं। और कोर्ट में दो पिटीशन डलती है इसमें, एक फर्स्ट मोशन और एक सेकंड मोशन। फर्स्ट मोशन को फाइल करने के बाद कोर्ट 6 महीने का टाइम पीरियड देती है, जिसे कूलिंग टाइम पीरियड कहते हैं, कूलिंग पीरियड कहते हैं।
कोर्ट ये 6 महीने का टाइम पीरियड इसलिए देती है कि आप दूसरे पिटीशन फाइल करने से पहले एक बार सोच लो अगर तुम्हारा रिश्ता बच सकता है तो बचा लो, अगर नहीं होता है तो ये सेकंड पिटीशन भी फाइल करते हैं, कोर्ट ग्रांट कर देती है। इसमें कोर्ट का किसी भी तरीके से इंटरफेरेंस नहीं होता है क्योंकि ये सारी चीज खुद डिसाइड कर लेते हैं और इसमें टाइम भी कम लगता है, ये 1 साल में हो जाता है। लेकिन दूसरा जो डिवोर्स है वो है कंटेस्टेड। कोई भी जब हस्बैंड या फिर वाइफ कोई भी एक पार्टी फाइल करता है और उसको अपना ग्राउंड देना पड़ता है। आप ऐसा नहीं है कि आप कल होकर कोर्ट में चले गए और आपने ये बोल दिया कि मैं अपनी वाइफ से खुश नहीं हूं या अपने हस्बैंड से खुश नहीं हूं, मुझे डिवोर्स चाहिए। नहीं, आपको ग्राउंड देना पड़ेगा। जो मैंने बताया कि सेक्शन 13 हिंदू मैरिज एक्ट में 8 ग्राउंड दे रखे हैं, जैसे अडल्ट्री हो गया, मेंटल क्रूरलिटी हो गया, फिजिकल क्रूरलिटी हो गया, रिनंशिएशन हो गया, कन्वर्जन हो गया, बहुत सारे ग्राउंड है। तो आपको अपना ग्राउंड प्रूफ करना पड़ेगा। लेकिन कंटेस्टेड डिवोर्स जब भी कोई भी फाइल करता है तो उसे प्रूफ करना पड़ता है, उसे बहुत टाइम चला जाता है, 5 साल 6 साल 4 साल ऐसे लंबे लंबे केसेस जाते हैं। और इसमें सबसे ज्यादा सफर कौन करता है? हस्बैंड, क्योंकि आपने डिवोर्स का केस फाइल करा या आपके अगेंस्ट फाइल हुआ तो तब भी तो आपको मेंटेनेंस तो देना ही है वाइफ को। जितना लिटिगेशन एक्सपेंसेस आ रहा है वाइफ का उस केस लड़ने में वो भी आप दो। अब जब एक फाइनली केस डिसाइड हो जाएगा, लड़की को डिवोर्स मिल जाएगा, तो फिर आप एलिमनी दो। तो ये मेंटेनेंस और एलिमनी का अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगा? हाँ, सर बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। अब देखिए, जैसे बहुत सारे ये जो है बहुत सारे फेक केसेस आ रहे हैं, तो वाइफ करती क्या है कि कुछ भी अमाउंट मांग लिया मेंटेनेंस का। अब मान लो हस्बैंड कमा रहा है 50,000 रुपए, वाइफ कह रही है मुझे 80,000 रुपए मेंटेनेंस चाहिए। हाउ इज इट पॉसिबल? हाँ। तो इसी पे रिसेंटली अभी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फैमिली कोर्ट्स, जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है और जितने भी हाई कोर्ट्स है, उनको डायरेक्ट किया है कि कुछ हम फैक्टर्स बता दे रहे हैं, उस बेस पर आप मेंटेनेंस और एलिमनी डिसाइड करोगे। 8 फैक्टर बताए हैं, उसमें से मैं आपको कुछ बता देता हूं। सबसे पहला ये है कि दोनों पार्टीज की फाइनेंशियल सिचुएशन देखी जाएगी। आप कितने आपके पास प्रॉपर्टी है, आपके पास कुछ अर्निंग का सोर्स है, ये भी देखा जाएगा। दोनों पार्टी की देखी जाएगी कि दोनों पार्टी के पास कितनी प्रॉपर्टीज है, कितने आप फाइनेंशियली स्टेबल हो, ये देखा जाएगा। दूसरा ये देखा जाएगा कि सॉरी टू कट यू ऑफ, दोनों पार्टीज मतलब दो इंडिविजुअल्स की, उनकी पूरी फैमिली का? नहीं, दोनों पार्टीज की, ओनली हस्बैंड वाइफ की मैं बात कर रहा हूं। उनके नाम पे क्या है? उनके नाम पे क्या है, उनके पेरेंट्स के नाम पे, उससे फर्क नहीं पड़ता है कोर्ट को। अच्छा, है ना? हस्बैंड वाइफ के नाम पर जितनी भी प्रॉपर्टीज है, जितने भी उनकी फाइनेंशियल स्टेटस है, वो देखेगी कोर्ट। एक पहली चीज कोर्ट को ये देखना पड़ेगा। दूसरी चीज कोर्ट ये भी देखेगी कि एक्चुअल में जो पिटिशनर है, जो मेंटेनेंस क्लेम कर रही है, बेसिकली वाइफ ही होती है, उसकी एक्चुअल नीड क्या है, और अगर बच्चा है तो उसकी एक्चुअल नीड क्या है। आप बेसिक नेसेसिटी को आप तो हटा नहीं सकते हो ना। अब फूड, शेल्टर, हेल्थ, बच्चे के एजुकेशन हो गया, तो बेसिक नेसेसिटी तो कोर्ट को देखना पड़ेगा, उतना आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा। और कोर्ट ने ये, सुप्रीम कोर्ट ने ये फैक्टर बताया कि ये भी देखा जाएगा कि दोनों पार्टीज की क्वालिफिकेशन क्या है। अब मान लो अगर कोई वाइफ है, अगर वो मेंटेनेंस क्लेम कर रही है और वो बहुत अच्छी पढ़ी लिखी है, तो कोर्ट ये भी तो बोलेगा कि आप भी तो जॉब कर सकते हो, आप क्यों नहीं जॉब कर रहे हो। मान लो कोई डॉक्टर है या लॉयर है या किसी भी प्रोफेशन में एंगेज है, कोई किसी भी तरीके की उसके पास प्रोफेशनल डिग्री है, और वो चली गई मेंटेनेंस लेने, तो कोर्ट ये भी तो बोलेगा कि आप भी तो वेल एजुकेटेड हो, आप भी तो कमा सकते हो। एक तीसरा फैक्टर ये होगा। चौथा फैक्टर ये हो गया कि ये देखा जाएगा कि लिविंग स्टैंडर्ड। अब जैसे कि कोई लड़की होती है, वो बहुत अमीर घर से आती है, बहुत रईस घर की आप लड़की ले आए हो, कोई हस्बैंड, तो ये देखा जाएगा कि शादी से पहले उस लड़की का लिविंग स्टैंडर्ड कैसा था। हाँ। वो हस्बैंड को प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। सर, अगर वाइफ ऑडी में घूमती थी और लव मैरिज थी और मारुति 800 अगर हस्बैंड के वो फिर थोड़ा सा कहीं ना कहीं कोर्ट ये भी तो ऑब्जर्व करेगी ना कि हस्बैंड इतना है, दे पाएगा कि नहीं। हाँ। कोर्ट हस्बैंड को भी तो मौका देगी ना। अब ऐसा थोड़ी है कि वो ऑडी में घूमती है तो हस्बैंड को कहेगी कि नहीं, मुझे भी अब मुझे ऑडी में ही घूमना है या मुझे फरारी पे कन्वर्ट होना है, अब डाल दिया पिटीशन। नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो बेसिकली कोर्ट ऑब्जर्व करती है। फिर कोर्ट ये भी देखती है कि अगर कोई लेडी है, कोई वाइफ है, अगर उसने फैमिली के लिए कुछ सेक्रीफाइस किया है, से फॉर एग्जांपल कोई वाइफ थी, अच्छा खासा जॉब कर रही थी, अर्न कर रही थी, लेकिन उसको कोई बेबी हो गया, तो उसने उस बेबी के लिए अपनी जॉब को सेक्रीफाइस कर दिया, ठीक है, तो कोर्ट ये भी देखेगी। और सबसे लास्ट में कोर्ट, ये तो अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। तो सुप्रीम कोर्ट जब भी बात करता है तो बेसिकली हस्बैंड वाइफ दोनों को देखकर ये सारी चीज देखी जाती है।
सब फिर लास्ट में कोर्ट ये कहता है, सुप्रीम कोर्ट, फिर लास्ट में हस्बैंड को भी देखा जाएगा कि हस्बैंड के ऊपर कितने डिपेंडेंट है। एट द एंड मेंटेनेंस या एलिमनी कौन देगा? हस्बैंड देगा। हाँ। अब उसके ऊपर भी तो काफी सारे डिपेंडेंट्स हो सकते हैं, कोई अनमैरिड उसकी सिस्टर हो गई, उसके पेरेंट्स हो गए, ओल्ड पेरेंट्स हो गए उसके, वो भी तो देखना है, वो भी तो देखा जाएगा। अब ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ वो अपनी वाइफ को मेंटेनेंस देगा और वो अपने माँ बाप या भाई बहन को देखे ही ना। तो कोर्ट ने ये सारी चीज बता दिया है कि फैमिली कोर्ट्स या हाई कोर्ट्स है, जब भी मेंटेनेंस का या फिर ये आपके एलिमनी का जो भी केस आता है, तो आपको इन फैक्टर को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, तब आपको मेंटेनेंस के अमाउंट पर पहुंचना पड़ेगा। लेकिन ये हर केस टू केस अलग होता है, हर सर्कमस्टेंसेस चेंज होते हैं। तो मैं व्यूअर्स को यही बोलूंगा, अगर आपका किसी भी तरह का केस आता है, हाँ। तो आप अपने फैमिली लॉयर से कंसल्ट करो, क्योंकि फैक्ट्स हर केस के अलग अलग होते हैं। तो आप बेटर ये होगा कि आप अपने किसी भी फैमिली लॉयर से कंसल्ट करो। ओके सर, कोर्ट रूम में कभी ऐसा हुआ है कि आप एक पार्टी से लड़ रहे हैं, एक साइड से लड़ रहे हैं, और दूसरे साइड में आपको पता है कि वो झूठ बोल रहे हैं, आपको पता है कि ये जो केस है ये सही है, और ये जो मैं लड़ रहा हूँ, जो मैं सही, जो आप सही लड़ रहे हो, और आप जो आपका क्या बोलते हैं, ओपोनेंट बोलते हैं, ओपोनेंट जो है वो आपको पता है कि वो मैनिपुलेट कर रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं, और लेकिन उनके पास उन्होंने एक पूरा डिजाइंड फैक्ट्स और विटनेसेस उनने रखे हुए हैं। तो ऐसा सिचुएशन आता है, तो हमेशा होता है ना। अब यहाँ तो एक लॉयर, दो पार्टी है, एक चाहे सच्ची पार्टी है, एक झूठी पार्टी है, तो दोनों के साइड से तो लॉयर अपीयर होंगे। हाँ। एक पार्टी तो अपने क्लाइंट को तो डिफेंड करेगी। हाँ। अब ये आपकी आर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे वकील हो, आप अपने क्लाइंट को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो। इसी चीज का तो पैसा है वकालत में। एग्जैक्टली इसी चीज का है कि आप अपने क्लाइंट को किस अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट कर रहे हो। हाँ। आप में क्या कला है, आप कैसे फाइट कर रहे हो, कैसे कोर्ट में आर्गुमेंट कर रहे हो, आप हाँ। कैसे अपने आर्गुमेंट से कोर्ट को सेटिस्फाई कर रहे हो, ये आपकी अपनी आर्ट है। हाँ, अब जैसे सर ऐसा हो गया कभी कि 80% आपको लग रहा है कि बाजी छूट गई है, लेकिन वो आखिरी के 20% में गेम बदल गया, ऐसा कभी हुआ? क्योंकि आप सर कोर्ट रूम में रहते हैं, तो आई एम श्योर आप ज्यादा अच्छे से जानते हैं इस बात को। बदल भी जाता है, लेकिन फिर ओवरऑल इसका कंक्लूजन यही है कि अब जब भी केस होता है तो दो पार्टी के बीच में होता है। अब सामने वाला लॉयर भी आएगा। अब मान लो कोई एक हमने रेप का एक्चुअल केस उठा लिया जो सचमुच रेप हुआ है, मान लो मैं हमारी टीम विक्टिम को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है, और उसका भी तो लॉयर आएगा उसको डिफेंड करने। अब लेकिन हमारा काम यह है कि उसके डिफेंस को काउंटर करना, उसके अगेंस्ट जाकर बोलना, अपने आर्गुमेंट को कोर्ट के सामने सेटिस्फाई करवाना। तो ये इसीलिए जब भी कोई भी केस होता है तो लॉयर पहले से प्रिपेयर होके आते हैं। आपको क्या लगता है वकालत इतना आसान है? पहले से पढ़ के आना पड़ता है, रेडी करना पड़ता है आर्गुमेंट। आप यकीन नहीं करोगे, वकील रात के 3-3, 4-4 बजे तक केस को पढ़ते हैं, क्योंकि आप किसी की जिंदगी बचा रहे हो। केस लड़ना कोई आसान बात नहीं है। आप क्लाइंट आ रहा है, वो बहुत उम्मीद से आता है, क्लाइंट रो भी देता है कई बार आपके सामने कि सर आप मुझे बचा लो वरना मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो आपके लिए सिर्फ ये नहीं है कि कागज के पन्नों की तरह है, आप जो उसका केस लड़ रहे हो उसकी जिंदगी डिसाइड करेगी। अगर आपके कहीं से भी आर्ग्यूमेंट में थोड़ा ऊपर नीच हो गया या आपने थोड़ी सी भी लापरवाही कर दी तो उसको क्लाइंट को भुगतना पड़ जाएगा, वो जेल में चला जाएगा, या उसके ऊपर अगर कोई फॉल्स रेप हुआ है तो वो रेप में हो सकता है प्रोसिक्यूट हो जाए। तो लॉयर के लिए इट्स नॉट एन इजी जॉब। वेरी ट्रू सर, वेरी ट्रू। तो सर मेरा क्वेश्चन आपसे है कि अगर एक लेडी है, एक वाइफ है, वो अपने इन लॉज का घर छोड़कर जा रही है बिकॉज ऑफ XYZ रीजंस, तो जो उसका स्त्री धन है जो उसको शादी के टाइम उसके माता पिता ने दिया था वो अब उसको चाहिए वापस, लेकिन इन लॉज नहीं दे रहे हैं, तो उस सिचुएशन में वो क्या करेंगी? आप पहली सबसे बड़ी बात ये कि इसको लीगल टर्म में स्त्री धन कहते हैं। पहले हमें ये समझना पड़ेगा स्त्री धन कहते किसको है, क्योंकि लोग बात तो करते हैं कि स्त्री धन, लेकिन एक्चुअल स्त्री धन होता क्या है। अब कोई भी मैरिड वुमेन है, उसे शादी से पहले, शादी के टाइम या फिर शादी के बाद उसे अपने ससुराल की तरफ से या मायके वालों की तरफ से जो भी उसको गिफ्ट्स मिले हैं उसको कहते हैं स्त्री धन। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्त्री धन पर एब्सोल्युटली राइट मैरिड वुमन का है, हस्बैंड या हस्बैंड के इन लॉज उसको नहीं छीन सकते। अब आपके क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि मान लीजिए कि उनकी ज्वेलरी ले ली है और दे नहीं रहे, तो एक तो सिंपल सा ऑप्शन ये बचता है कि लड़की दोबारा जाए, 112 नंबर पर कॉल करके पुलिस को वहीं बुला ले। अगर जल्दी रेमेडी चाहिए पुलिस को बुला ले कि ये मेरे को दे नहीं रहे, तो पुलिस जब आती है तो डर तो होगा वैसे भी, ठीक है, एक तो ये रेमेडी हो गई वापस लेने का।
दूसरी चीज अगर वो बोल देंगे कि ये तो मोस्टली हमारी है, इनमें चीजें, ऐसा तो कुछ नहीं दिया, कुछ ना कुछ तो होगा ना, मतलब फोटोज वगैरह तो okay. अब आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, हजार फोटोज तो वैसे ही आ जा रही है। ओके, वो तो पहले के टाइम पे प्रॉब्लम होती थी, लेकिन आज के टाइम पर तो फोटोज हो गया। ओके, ठीक है, एक तो ये हो गया कि पुलिस को बुला सकती है, दूसरा वो ये कर सकती है कि कई बार ये देखा जाता है कि जो हस्बैंड या फिर हस्बैंड के इन-लॉज होते हैं वो अपनी वाइफ की ज्वेलरी ले लेते हैं और कहते हैं कि अभी हमें किसी बिजनेस में लगाना है, आप हमें यकीन दिलवा के उससे ले लेते हैं और बेच के उससे अपना पर्सनल काम कर लेते हैं कुछ भी, और बाद में देते नहीं है। तो ऐसे में ये माना जाएगा क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, लीगल टर्म में कहते हैं इसको, और ये इसकी एफआईआर होती है। ठीक है, आप पुलिस में जाओगे, अगेंस्ट एफआईआर हो सकती है हस्बैंड या इन-लॉज के, ऐसे में उसको जेल भी हो सकती है या फिर जुर्माना भी हो सकता है। लेकिन मैक्सिमम टाइम पर जो पुलिस वाले करते क्या, एफआईआर लिखते नहीं है। ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूँ ओपनली कैमरे के सामने। पुलिस वाले करते क्या, मान लो कोई लड़की गई कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हो रही है, मेरे दे नहीं रहे, उसमें कहेंगे ठीक है तुम्हारे हस्बैंड को कॉल कर रहे हैं, हस्बैंड को कहेंगे कि भाई देख तेरे अगेंस्ट कंप्लेंट आई है, मेरे पास तो पावर है एफआईआर करने की और अरेस्ट भी कर लूंगा, तो बेटर ये है कि तू सॉल्व कर ले, इसकी ज्वेलरी दे दे और चुपचाप से मुझे साइड से कुछ मनी दे दे, जो साफ सीधी बात है, जो होता है। ठीक है, साइड से उससे जितना भी वसूल सकते हैं पुलिस वाले वसूलेंगे और मैटर को सॉर्ट आउट करके चले जाएंगे। दो ऑप्शन बता दिए। तीसरा ऑप्शन ये है कि इसमें सेक्शन 19 सब क्लॉज 8 डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में आप एक पिटीशन फाइल कर सकते हो अपने नियर बाई कोर्ट में, और कोर्ट से आप ऑर्डर ले सकते हो हस्बैंड के अगेंस्ट कि मेरी जो ज्वेलरी है वो ज्वेलरी लाके दे। तो तीन सॉल्यूशन है, एक पुलिस में भी जा सकती है जो क्रिमिनल हो गया, एक कोर्ट में भी जा सकती है जो सिविल हो गया, और डायरेक्टली पुलिस को भी कॉल करके बुला सकती है, ये भी क्रिमिनल में काउंट हो गया। तो ये तीन तरीके से ले सकती है, और स्त्री धन पर कंप्लीटली राइट वुमेन का है। वुमेन का है। ओके सर, डाइंग डिक्लेरेशन क्या होता है? डाइंग डिक्लेरेशन, एक मान लीजिए कोई हस्बैंड है या कोई भी है, कोई भी पर्सन है, अगर उसने सुसाइड कर लिया और सुसाइड करने से पहले वो कोई स्टेटमेंट देके गया है, रिसेंटली अतुल सुभाष का केस वीडियो भी बना के गया है और पता नहीं बहुत सारे सुसाइड नोट भी लिखे, तो इसको कहते हैं डाइंग डिक्लेरेशन। और कोर्ट में ये एक बहुत बड़ा एविडेंस माना जाता है एज पर एविडेंस एक्ट और जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम, दोनों एक ही रिप्लेस हो गया है, इंडियन एविडेंस एक्ट को भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने कर दिया। तो डाइंग डिक्लेरेशन एक बहुत बड़ा एविडेंस है, क्योंकि कोर्ट ये अज्यूम करके चलती है कि मरता हुआ बंदा झूठ नहीं बोलता और वो अपने गॉड से झूठ बोलकर नहीं मिलेगा, तो उसने जो भी बोल के गया है या वीडियो के थ्रू या फिर किसी पेपर के थ्रू अपनी कोई भी स्टेटमेंट देके गया है, तो इसको एक बहुत बड़ा प्रूफ माना जाएगा, बहुत बड़ा प्रूफ माना जाता है। इस बेस पर एफआईआर रजिस्टर होती है, जो कि अतुल सुभाष की वाइफ और उसके रिलेटिव के अगेंस्ट भी हुई है। ब्रदर और अबेटमेंट टू सुसाइड के अगेंस्ट एफआईआर लॉन्च हुई है, जिसमें 10 साल तक की जेल भी हो सकती है। ओके, अब जैसे उस सुसाइड नोट में सर 5 नाम है, जिनमें 4 जेन्युइनली गिल्टी हैं और 5th का उतना हाथ नहीं था, लेकिन उसका भी नाम अगर जो जिसने सुसाइड किया उसने लिखा है, तो ये जो 5th वाला बंदा है उसको भी उतनी ही पनिशमेंट होगी जितनी इन चारों को होगी? मैं आपको बता दूं, देखिए सबसे पहले क्या होती है, एफआईआर होती है। मान लीजिए अबेटमेंट टू सुसाइड के अगेंस्ट 5 बंदे के अगेंस्ट एफआईआर लॉन्च हो गई। अब एक बंदा 5वां बंदा है जो उसमें था नहीं इंगेज, उसका भी नाम हो गया, लेकिन एफआईआर में तो हो गया है, अरेस्ट हो चुका है, लेकिन वो क्या करेगा, वो इस बेस पर कोर्ट से बेल ले सकता है, या फिर एक बेल होती है एंटीसिपेटरी बेल। अरेस्ट होने से पहले जो बेल ली जाती है उसे कहते हैं एंटीसिपेटरी बेल। अरेस्ट होने के बाद जो बेल ली जाती है उसे कहते हैं इंटरिम बेल या रेगुलर बेल। तो अगर आपको लगता है कि मैं सही हूं और मेरे अगेंस्ट किसी ने फॉल्स एफआईआर करा दी है और आपके पास कुछ प्रूफ भी है, तो आप कोर्ट में जाकर एंटीसिपेटरी बेल भी ले सकते हो। मान लो आपको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, अब तो आप अरेस्ट हो गए, तो फिर आप ऐसी सिचुएशन में डायरेक्ट हाई कोर्ट भी जा सकते हो। हाई कोर्ट भी एक ऑप्शन है। हाई कोर्ट में एक आप क्वेश्चन पिटीशन लगती है, एफआईआर क्वेश होते हैं। अगर आप हाई कोर्ट को सेटिस्फाई कर देते हो अपने आर्गुमेंट से, अगर आपके पास कुछ प्रूफ है, तो हाई कोर्ट आपका उस एफआईआर से नाम हटवा सकती है। और आप बेल भी ले सकते हो उस बेल पर। तो बेल के ग्राउंड बन जाते ही है। अब अगर किसी ने सुसाइड किया है और उसमें जो मेन कल्प्रिट जो बताया है, जिसने सुसाइड किया उसके हिसाब से, तो अगर वो ये पिटीशन डाले कि मेरी गलती नहीं थी इसमें, तो वो क्या उसको चांस मिलता है अपनी बात रखने का? चांस हर किसी को मिलता है। मैंने क्या बोला, अक्यूज्ड आर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी।
ठीक है, कोर्ट ये प्रिज्यूम करके चलता है। अगर किसी के अगेंस्ट एफआईआर लॉन्च हुई है, वो सच है झूठ है उससे फर्क नहीं पड़ता, वो अभी अक्यूज्ड है और वो इनोसेंस भी रहेगा जब तक उसको वो गिल्टी प्रूफ ना हो जाए। ठीक है, तो अब जैसे सर फॉर एग्जांपल अतुल सुभाष के केस में जो सुसाइड नोट मिला है उसमें उनकी वाइफ का नाम था जो अभी जेल में है, लेकिन क्या उनको भी अपना मौका मिला था बोलने के लिए? बिल्कुल। अभी उन्होंने, मुझे जहां तक मैंने पढ़ा है, उन्होंने अभी पिटीशन, वो बेल की एप्लीकेशन लगाई नहीं है शायद, लेकिन क्या ये भी पॉसिबिलिटी है कि कई बारी कोर्ट थोड़ा ना सोशल मीडिया के प्रेशर में भी आ जाती है, तो क्या पता उसके लॉयर ने भी ये सजेशन दिया होगा कि अभी ये सही समय नहीं है, अभी ये सही समय नहीं है, क्योंकि अगर अभी अतुल सुभाष की वाइफ को अगर बेल मिल गई ना, बहुत बड़ा बवाल मच जाएगा सोशल मीडिया पर, ये हम सबको पता है। तो ये पॉसिबिलिटी है कि अगर ये थोड़ी न्यूज दबती है, हमारे इंडिया में यही होता है, 1 महीने तक एक न्यूज ट्रेंड में चलती है, फिर दब जाती है, फिर उसके बारे में कोई पूछता भी नहीं। यही कमी है जो लोगों को पूछना चाहिए। मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ कि अगर आपकी कोई कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप इलेक्शन के टाइम पर सरकार से क्यों नहीं बोलते हो? इलेक्शन का टाइम एक ऐसा पीरियड होता है जहां सरकार सिर्फ आपकी बात सुनती है, क्योंकि वोट चाहिए, वो आपके पैर भी पड़ लेगी, तो आप उस वक्त क्यों नहीं आवाज उठाते हो? उस वक्त तो हमारी जो मीडिया है या हमारे खुद के जो लोग हैं वो फिर किसी और चीज में चले जाते हैं। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होता है उसको छोड़कर, अब जैसे कि अब देखा होगा रिलीजियस कितनी चीज चल रही है, उसमें डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन आपने देखा होगा कि जब इलेक्शन का टाइम आता है तो आपने कभी देखा है तब कोई मेंस राइट की बात करता है? नहीं। या फिर किसी वुमेन के फेवर की लॉ बात करता है? तब कोई भी नहीं करता है। तब तो सबको अपने रिलीजियस ही वो करने रहते हैं, क्योंकि वो रिलीजन के बेसिस पे वोट ही तो मांग रहे हैं। हाँ, तो जो एक्चुअल आपके टॉपिक थे वो आपने छोड़ दिया ना। अब अभी रिसेंटली आपका मैं बहुत अच्छा एग्जांपल दे सकता हूँ, बीपीएससी के बच्चों को आपने देखा होगा कि बिहार पुलिस ने बहुत बुरी तरीके से मारा। तो अब ये आपको सोचना चाहिए, अगर आपकी कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप इलेक्शन के टाइम पर पूछो, इलेक्शन के टाइम पर बोलो ना कि आपने एजुकेशन में हमारे लिए क्या अच्छा किया है, आपने डेवलपमेंट के लिए क्या अच्छा किया है। आप अपनी सरकार से क्यों नहीं पूछते हो? हम जैसे लोगों की यही कमी है, तब नहीं पूछेंगे, लेकिन बाद में कोई इंसिडेंट हो जाएगा तब आवाज उठाएंगे। तब आप क्या कर लोगे? कुछ भी नहीं कर सकते। आप प्रोटेस्ट कर रहे हो, पुलिस मार के भगाएगी। जैसे बीपीएससी के स्टूडेंट के साथ हुआ, उनकी ये एलिगेशन था कि पेपर लीक हो गया है, दोबारा से एग्जाम कराया जाए। गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, हम पूरी तरीके से नहीं कराएंगे। बच्चे प्रोटेस्ट करते रहे, पुलिस ने लाठी चार्ज किया है, बहुत बुरी तरीके से मारा है। तो कहने का ओवरऑल मतलब ये है कि अगर आपकी कुछ भी दिक्कत है, जैसे कि अतुल सुभाष के साथ गलत हुआ है या फिर किसी के साथ भी, जैसे आरजी कर मेडिकल जैसे रेप केसेस बढ़ रहे हैं, तो आप आवाज उठाओ ना तब, जब और भूलो मत उसको, तब भूलो मत। अब जैसे आपने देखा होगा पुणे पोर्शे वाला केस, सबको पता था। अब बताओ कि उसको बेल की कंडीशन में उसको 150 वर्ड का एस्से लिखने को दे दिया। अब आज के टाइम पर कौन बात कर रहा है उस पुणे पोर्शे वाले केस की? कोई भी नहीं कर रहा है, भूल गया है। और गारंटी, आप फिर से मेरी बात लिख लो, मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूं, अतुल सुभाष के मैटर को भी सब ऐसे ही भूल जाएंगे और फिर एक और कल होकर अतुल सुभाष फिर आएगा, ये भी मैं बोल सकता हूँ। सर नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में क्या क्या आते हैं? नॉन बेलेबल ऑफेंस में जैसे कि आपकी हीनियस क्राइम जिसमें बेल लेना आपका राइट नहीं है, ठीक है, जैसे आपके रेप के केस हो गए। बट सर जुवेनाइल के लिए तो वो भी कंसिडर किया जाता है ना? तो जुवेनाइल के लिए किया जाता है, मैं अभी आप ओवरऑल बता रहा हूँ आपको। ओके। ऑफेंस 2 तरह के होते हैं, एक बेलेबल एक नॉन बेलेबल। इसका सिंपल मतलब ये है कि बेलेबल में आपका राइट है बेल लेना, कि आप बेल हक से मांग सकते हो कि सर मेरा राइट है बेल देना, कोर्ट को आप बोल सकते हो। हम कोर्ट में जो भी वकील जाते हैं वो बोलते हैं कि आपको बेल देना पड़ेगा क्योंकि ये कानून कहता है, ये बेलेबल ऑफेंस है। लेकिन अगर नॉन बेलेबल ऑफेंस है तो उसमें आपका राइट नहीं है, आप आर्गुमेंट कर सकते हो, लेकिन वो कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो बेल ग्रांट करे या ना करे। ओके। सर मैंने कहीं सुना है कि सनसेट के बाद और सनराइज के पहले एक वुमन को अरेस्ट नहीं किया जा सकता है, क्या ये सच बात है? बिल्कुल सच है, लेकिन इसमें भी अगर कुछ इमरजेंसी केस आ गया, अब मान लो कोई किसी लेडी के अगेंस्ट एफआईआर लॉन्च हो गई है, सीवियर ऑफेंस में, अब जरूरी है उसके स्टेटमेंट लेना, उसका बयान लेना, बहुत सारी चीज तब कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली केसेस में आप ऐसे नहीं कर सकते। और लड़कों के साथ? लड़कों के लिए इसमें कुछ नहीं है, मतलब अरेस्ट हो सकते हैं लड़के, लेकिन नॉर्मली अगर हम देखेंगे तो इसमें लड़के और लड़की के लिए राइट्स इक्वल है। अरेस्ट का प्रोसीजर ये होता है कि सबसे पहले अरेस्ट होने से पहले एफआईआर होगी। एफआईआर वो भी होगी कॉग्निजेबल ऑफेंस में, यानी संगीन अपराध।
कॉग्निजेबल ऑफेंस। ओके। कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस ऑफिसर के पास राइट है, आपको बिना वारंट के अरेस्ट कर सकते हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन कौन से हो गए? रेप के हो गए, पॉक्सो के हो गए, मर्डर के हो गए, बहुत सारे। अब मान लो किसी पर्सन के अगेंस्ट इस सेक्शन के अंडर एफआईआर लॉन्च हो गई, पुलिस तुरंत घर जाएगी, उस लड़के को पकड़ के अंदर बंद कर देगी। अब इसमें भी प्रोसीजर है। अब मान लीजिए कोई भी पुलिस ऑफिसर आता है, जैसे आपको अरेस्ट करने आ रहा है, तो आपके पास ये राइट है कि आप उस पुलिस ऑफिसर से पूछ सकते हो कि आपको क्यों, किस वजह से अरेस्ट किया जा रहा है। ये आपका पहला राइट है। दूसरा, जब भी पुलिस ऑफिसर आपको अरेस्ट करेंगे तो पुलिस ऑफिसर अरेस्ट मेमो भरते हैं, उसमें डेट, टाइम और जहां से भी पुलिस ने आपको अरेस्ट किया है वो जरूर मेंशन करेगी। फिर तीसरा ये है, 24 घंटे के बाद पुलिस ऑफिसर आपको 24 घंटे तक ही अपनी कस्टडी में रख सकते हैं। उसके बाद आपको मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस कराएंगे। ठीक है, अगर नहीं कराते हैं तो ये आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन माना जाएगा, हाई कोर्ट में जा सकते हो। फिर चौथा, ये अरेस्टेड पर्सन के पास ये भी राइट है कि आपको किसी भी लॉयर से आप मिल सकते हो, आपका राइट है, आप खुद को डिफेंड कर सकते हो, किसी भी लॉयर से कंसल्ट कर सकते हो। आपका बेल मांगने का राइट है, बेल के लिए जा सकते हो आप कोर्ट के पास, वो कोर्ट के ऊपर वेरी करता है आपको दे या ना दे। और अरेस्टेड पर्सन के पास ये भी राइट है, वो फ्री लीगल एड। अगर मान लीजिए कोई अरेस्टेड पर्सन है, वो अगर गरीब है, तो अब ऐसा थोड़ी है कि उसको वकील नहीं मिलेगा या वो बिल्कुल पिसता ही चला जाएगा, उसको भी फ्री लॉयर मिल सकता है। अच्छा, अगर फ्री लॉयर का कॉन्सेप्ट होता है सर? बिल्कुल होता है। अच्छा, कौन क्लेम कर सकता है वो? उसमें क्लेम तो वैसे तो नॉर्मली तो हमने देखा है कि बहुत जो लिटरली जो गरीब होते हैं, हाँ, जो नहीं अफोर्ड कर सकते। हाँ, लेकिन उसमें लूप होल भी है इसमें। अब मैं ओपनली बोल सकता हूँ ये बात कि जो फ्री वाले लॉयर जो होते हैं ना, वो ढंग से करते नहीं आर्ग्यूमेंट, क्योंकि केस लड़ने के लिए मैंने आपको बताया ना, पढ़ना पड़ता है, रात तक जागना पड़ता है, तो वो इतना आपके लिए थोड़ी मेहनत करेगा। जो वकील आपसे पैसा ले रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वो आपके लिए मेहनत करेगा। तो इसमें बेचारे वही होते हैं जो करते हैं। लेकिन हम राइट की बात कर रहे हैं अरेस्टेड पर्सन के, तो आपके पास राइट है, मेडिकल का भी राइट है अरेस्टेड पर्सन के पास। मान लीजिए उसकी किसी भी तरीके की कुछ बीमारी चल रही है, ट्रीटमेंट कर रहा है, तो वो कोर्ट के सामने एप्लीकेशन लगा सकता है। उस बेस पर क्या पता उसको इंटरिम बेल भी ग्रांट कर सकते हैं कोर्ट। इंटरिम बेल उसे कहते हैं, एक शॉर्ट पीरियड के लिए कोर्ट ग्रांट करती है। मान लो जो कोई पर्सन है वो अरेस्ट हो गया, अब उसे कोर्ट बेल नहीं दे रही है, तो वो एक इंटरिम बेल एप्लीकेशन फाइल कर सकता है, जिसमें वो रीजन देगा, जैसे कि मान लो मेरे रिलेटिव को एक्सपायर कर गए, या फिर मुझे किसी की शादी में जाना है, या कोई ट्रीटमेंट के लिए जाना है, ट्रीटमेंट के लिए कुछ अर्जेंसी होनी चाहिए, तो उसमें कोर्ट इंटरिम बेल ग्रांट कर देती है 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन के लिए भी। तो ये होगी इंटरिम बेल। तो ये राइट्स हो गए अरेस्टेड पर्सन के, जो कि हर एक लोगों को पता होना चाहिए। अब जैसे सर मूवीज में ऐसे दिखाते हैं कि मतलब अगर किसी को अरेस्ट करके लेके जा रही है पुलिस, तो फिर उनके लॉयर बोलते हैं कि तुम कुछ मत बोलना, हम संभाल लेंगे। तो ये ऐसे क्यों, वो मतलब क्यों ऐसे बोला जाता है? लॉयर तो पढ़ के आया ना, वो तो दिमाग लगा के आया कि कैसे बचाना है मेरे क्लाइंट को। पता चले मैं कुछ और आर्ग्यूमेंट कर रहा हूँ, मेरे क्लाइंट ने कुछ और कोर्ट को बोल दिया। हाँ, नहीं, पुलिस स्टेशन में मैं कह रही हूँ। पुलिस स्टेशन में तो कन्फेशन की कोई भी वैल्यू नहीं है। अच्छा, अगर लॉयर लो पुलिस ऑफिसर है, पुलिस ऑफिसर का तो डर लोगों को बहुत है ना आज के टाइम पर। वकील नहीं डरते हैं पुलिस वाले से, लेकिन जो आम इंसान है वो तो डरते हैं। कई बार पुलिस वाले करते क्या है कि आपसे जबरदस्ती किसी स्टेटमेंट पे साइन करा लेते हैं, तो फोर्सफुली कन्फेशन हो गया, ये कोर्ट में वैलिड नहीं है। अगर जो विक्टिम मतलब जो अरेस्ट हुआ है उससे अगर पुलिस ने लिखवा लिया, लिख दो और वो कोर्ट में जाके मुकर गया कि इन्होंने जबरदस्ती लिखवाया, तो यही तो करते ही है जो भी वकील है। कोर्ट अगर आप पुलिस स्टेशन में कोई भी कन्फेशन दे रहे हो या जबरदस्ती उन्होंने किसी स्टेटमेंट में साइन करा ली, वो इतना टॉर्चर कर ही देते हैं, मारेंगे आपको, गाली रियल में होता है। रियल में होता है, मैं आपको बोल नहीं सकता। मूवीज में तो देखा है सर। मूवी और रियल लाइफ बहुत अलग है। ठीक है, मतलब पुलिस जो पकड़ के लेके आती है ना, तो जहां से पकड़ के लेके आती है वहीं से मारते हुए लाती है। लो हमारा मना करता है मारने को, हाँ। लेकिन पुलिस वाले मारते हैं। बट अगर वो बंदा जिसको पुलिस मार रही है और बाद में अगर वो इनोसेंट हो गया, तो वो पुलिस पे केस कर सकता है कि इन्होंने मारा कैसे? अब एक थप्पड़ का आप कैसे प्रूफ करोगे कि इसने मुझे मारा था? अगर मान लो अगर स्कार्स हैं बॉडी में, तो वो तो कुछ दिन में हट जाएंगे ना। लेकिन मान लीजिए जैसे पुलिस ने किसी को अरेस्ट किया, पुलिस ने किसी को बहुत बुरा मारा, 24 घंटे के सामने तो मजिस्ट्रेट के सामने जाएगा। हाँ। उस सिचुएशन में उसका लॉयर बोल सकता है कि मेरा मेडिकल कराया जाए, क्योंकि पुलिस ने मुझे कस्टडी में टॉर्चर किया। लेकिन पुलिस ऑफिसर भी आज के टाइम पे बहुत तेज है, ऐसे मारते ही नहीं है कि कुछ निशान छोड़े। समझ रहे हो बात को? अब हाथ पैर थोड़ी तोड़ देंगे आपका, हाथ पैर तोड़ देंगे तो जाहिर सी बात है पुलिस ऑफिसर सस्पेंड हो सकता है। बट सर मारेंगे तो कहीं ना कहीं तो स्कार आएगा ही ना।
अब वो तो अब जैसे नॉर्मल थोड़ा बहुत थप्पड़ वप्पड़ मारा है वो तो अच्छा, रात भर वैसे, में हाँ, चला ओके, जाता है, ओके। ठीक है। तो ये सारी चीज होती है। तो लेकिन फोर्सफुली कन्फेशन की हम बात कर रहे थे, तो फोर्सफुली कन्फेशन की किसी भी तरीके से वैल्यू नहीं है। पुलिस आपको डरा रही है, जहां जहां बोल रही है आप कर दो साइन, ओके, उसकी कोई वैल्यू नहीं है कोर्ट में। ओके, बाद में वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। कोई वैल्यू नहीं है, जीरो। आप स्टेटमेंट तब वैलिड माना जाएगा जब आप कोर्ट के सामने दे रहे हो। ओके। पुलिस वाले तो कुछ भी कर सकते हैं ना। और अगर कोई विटनेस, मतलब अगर कोई जो स्टेटमेंट दे रहा है वो किसी प्रेशर के अंदर दे रहा है, उसके रिलेटिव्स को, उसकी फैमिली को पकड़ के रखा हो, तो स्टेटमेंट कहाँ पे दे रहा है? कोर्ट पे। कोर्ट पे नहीं, कोर्ट पे तो कोर्ट के सामने बता भी सकता है कि मुझे इतना प्रेशर है, स्टेटमेंट इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ। हाँ, ओके। तो फिर वो एक अलग उनके अगेंस्ट एक एफआईआर हो सकती है, जो अगर उसको इस चीज के लिए प्रवोक कर रहे हो या कोई थ्रेट कर रहा हो कि तुम दे के ही आना वरना तुम्हें मार देंगे, तो अगर वो कोर्ट में ये बात बोल देता है तो जाके वो हो जाएगा। इसलिए तो आज के टाइम पे विटनेस कोई नहीं बनना चाहता है। आपने देखा होगा कि लोग सर विटनेस खरीदे हुए भी होते हैं। हो जाते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि लेकिन विटनेस जल्दी मिलते नहीं है। आप किसी को खरीद भी नहीं सकते हो, किसी रिस्क होता है ना। अब जैसे बहुत सारे केसेस में हमने ये भी देखा है कि जो गवाही देने को जल्दी कोई लोग आते नहीं है, भले उसने देखा हो। सोशल मीडिया पर लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि मेरे सामने कोई किसी को मार रहा होगा तो मैं बचा लूंगा जाके। रियल में तो गवाही देने भी नहीं आते हैं कोर्ट में। उनको लगता है कोर्ट कचहरी की, कोर्ट कचहरी हम क्यों जाए, पता चले हम फंस जाए। कह रहे हम मैंने इवन रिलेटिव के केस में नहीं आते हैं अपने, विटनेस गवाही देने से मना कर देते हैं। अगर आप उसकी गवाही करवा दो कि कोई विटनेस है, अगर उसका स्टेटमेंट हो जाए तो छूट जाएगा वो बहुत बड़ी उसकी एविडेंस माना जाता है, कोर्ट ऑब्जर्व करती है। लेकिन जब वो बंदा आएगा ही नहीं, और कई बारी जैसे मान लो कोई विटनेस को भी थ्रेट होता है क्या सर? थ्रेट नहीं, बहुत ज्यादा थ्रेट होता है उसको, तो विटनेस को बहुत ज्यादा थ्रेट होता है, इसलिए तो आते नहीं। और मान लो किसी कोई पावरफुल पर्सन के अगेंस्ट एफआईआर लॉन्च हुई है, तब आपको विटनेस गवाही देना है, तब तो आप दोगे भी बिल्कुल भी नहीं। हाँ। जिस दिन आपको जाना देना होगा ना गवाही, उस दिन से एक दिन पहले आपको कोई आके मिल ले जाएगा आपसे, अब बोल के चला जाएगा आपको कि देख बेटा कल चाहिए मत, वरना अगर तू कल गया तो फिर परसों तू देख भी नहीं पाएगा। हाँ। कुछ भी हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, रोड एक्सीडेंट, कोई मार के चला गया। जाहिर सी हाँ। बात है, उसकी तो लाइफ है, वो कहेगा भाई तेरे केस में मैं क्यों अपनी लाइफ को वो। सही बात है। तो डर जाते हैं ना। इसलिए जब भी आपने देखा होगा कि जो भी पॉलिटिकल में कोई बंदा बहुत पावरफुल है या पैसे वाला है, उसके अगेंस्ट कोई विटनेस नहीं आते। कई बार विटनेस को खरीद भी लेते, बोल देते कि तू विटनेस देने मत आइयो, एक तो हम तुझे मारेंगे भी नहीं, और ले तू मुंह बोल जितना पैसे चाहिए, 1 लाख लेगा, 2 लाख लेगा, 5 लाख लेगा, वो भी खुश। ड्रिंक एंड ड्राइव सबके लिए थोड़ा ना इजी है सर। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं। सर क्योंकि आप मतलब इतने लीगल इन्फ्लुएंसर, इतने बेहतरीन है, इतनी अच्छी बातें, इन्फॉर्मेशन बताते हैं लोगों को, और आपके पास भी लोग लीगल एड के लिए आते हैं, तो डिजिटल अरेस्ट के कोई केसेस आए आपके पास कि मुझे बचा लो, सीबीआई ने कॉल कर दिया मुझे? रिसेंटली बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, बहुत सारे कॉल या मैसेजेस आते हैं। अब उसमें यही बोलते हैं कि मुझे कोई ऑफिसर है, कोई कॉल करके डरा रहा है, धमका रहा है और पैसे मांग रहा है, मैं क्या करूं? इसमें मैं व्यूअर्स को बस यही बोलना चाहता हूं कि कोई भी है, कोई भी पुलिस वाला है या फिर कोई सीबीआई है, चाहे कोई इनकम टैक्स ऑफिसर है, वो आपसे कॉल पर पैसा ही नहीं मांगेगा। जो एक्चुअल में कोई रियल है, रियल वाले कॉल पर पैसे ही नहीं मांगते हैं। उनकी तो वर्दी उतर जाएगी ना। कॉल पर तो आजकल रिकॉर्डिंग होती है, कॉल आते हुए दिख जाएंगे। तो ये मान लो अगर कोई भी ऑफिसर है, वो आपसे साइड में ले जाके कुछ भी करे, लेकिन कॉल पर कोई नहीं मांगेगा। अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर कॉल पर पैसे मांग रहा है, तो आप यहीं से समझ लो कि वो फेक कॉल है। और डिजिटल अरेस्ट तो हमारे लॉ में कहीं पर लिखा ही नहीं हुआ है। डिजिटल अरेस्ट है ही नहीं, फिजिकल अरेस्ट होता है। फिजिकल अरेस्ट है। हाँ। आपके अगेंस्ट एफआईआर होगी, पुलिस आपको थाने में बुलाएंगे। हाँ। अब यहाँ पे कई बारी लोग बोलते, डिजिटल अरेस्ट में स्कैमर्स जो होते हैं वो बोलते हैं कि आपके बच्चे ने ये कर दिया या हाँ। आपके अगेंस्ट ये कंप्लेंट हो गई है, हाँ। आप अभी एफआईआर हो जाएगी वरना तुम मुझे पैसा दो। हाँ। अरे आप उस पुलिस ऑफिसर को अगर पैसा लेना होगा तो वो भाई तुम्हें थाने में बुला के लेगा ना। वो अपना सेफ पॉइंट वो भी तो देखेगा कि मेरी वर्दी ना उतरे। कॉल पर कौन बेवकूफ है जो पैसा मांगता है? और जितने भी ये जो कॉल आ रहे हैं वो इंडियन नंबर से नहीं आते। 91 इंडियन नंबर होता है, इंडियन नंबर से नहीं आते। ये बाहर के यूएस से पता नहीं किस। और व्हाट्सएप कॉल ज्यादा आएगी आपको, व्हाट्सएप कॉल में डीपी लगी रहती है पुलिस वालों की। इसमें
इसमें फंस वो लोग रहे जो ज्यादातर रूरल एरियाज में रहते हैं और जो अनएजुकेटेड लोग हैं। अब वो बेचारे वैसे पढ़े लिखे नहीं है, अब कोई बोल देता है मैं इंस्पेक्टर बात कर रहा हूँ, ये बात कर रहा हूँ, डर जाते हैं बेचारे। लेकिन उन्हें डरना नहीं चाहिए। मैं ये अब हमारा काम यही है कि लोगों को अवेयर करना। तो मैं यही बोलूंगा कि अगर कोई भी पर्सन है, चाहे कोई भी पुलिस ऑफिसर है, सीबीआई ऑफिसर है, कोई भी है, अगर आपसे कॉल पर पैसा मांग रहा है, इसका मतलब वो फेक है, आप पैसे मत दो। इसकी वजह से कई लोगों ने अपने लाखों रुपए बर्बाद कर दिए। एक टीचर थी, अभी 6 महीना पुराना ही केस है, एक टीचर थी, गवर्नमेंट टीचर थी यूपी की, उसको एक कॉल आता है कि आपकी बेटी जो है वो सेक्स स्कैंडल में पकड़ी गई है। उसको इतना शॉकिंग लगा कि उसको हार्ट अटैक आ गया, वो लेडी मर गई। अभी भी ये न्यूज आप गूगल करना। तो ये इस तरीके से इतना लोगों को डरा देते हैं और वो टारगेट उन्हीं को कर रहे हैं जो डर रहा है। आप जितना ज्यादा डरोगे वो आपको उतना डराएंगे। 10-10 नंबर से 20-20 नंबर से कॉल आएंगे। इनकी पूरी टीम होती है और ये बिल्कुल सही बात है सर, पूरा प्लानिंग करके चलते हैं। मेरे पास भी रिसेंटली एक मेल आया था पूरा ड्राफ्टेड, उसमें न जाने कितने स्टैम्प्स थे ये बोल के कि सेक्सुअल हरासमेंट का केस है। हाँ, तो मैं इसका भी जैसे और आपके पास आया तो कई लोगों के पास और भी आ सकता है। अगर ऐसा कभी भी आता है तो मैं यही बोलूंगा कि आप किसी भी लॉयर से कंसल्ट करो, उसको भेजो। लॉयर को तो सब पता है, वो देखकर बता देगा कितना सही है या नहीं। तो आप उनको पैसे देने की बजाय अगर आप किसी लॉयर को कंसल्टेशन, उनकी फीस भी दे दोगे, 2000, 3000, 5000, या आपका कोई दोस्त हो गया तो वो तो फ्री में बता देगा। ये हरासमेंट से मुझे एकदम से क्लिक हुआ सर, आदमी भी औरत पे सेक्सुअल हरासमेंट का केस कर सकते हैं? सेक्सुअल हरासमेंट क्योंकि नहीं आदमी क्या करेगा? देखिए ये बात करने वाला टॉपिक है, लेकिन लॉ भी तो होना चाहिए ना, जिसमें आप प्रोसिक्यूट किस सेक्शन में करोगे लड़की को कि विदाउट माय कंसेंट शी कांट टच मी। वो पुलिस वाले मानेंगे नहीं आपकी बात। एक लड़की थप्पड़ मार देगी या लड़के ने लड़की को थप्पड़ मारा तो पुलिस वाले ये मान जाएंगे, लेकिन लड़की ने मारा ये मानेंगे नहीं। आप जाओगे तो पुलिस में ही। हाँ। अब मैं बताता हूँ पूरा प्रोसेस। अब आपके साथ कुछ भी हो गया, लड़के के साथ कुछ गलत कर दिया किसी लड़की ने कि मुझे मारा या धमकी दे रही है, तो अगर बहुत ज्यादा सीवियर केस है, जैसे कि एक्सटॉर्ट करने की कोशिश कर रही है, तब तो कंप्लेन ले भी सकते, वरना वो भी भगा देते हैं कि नॉर्मली लड़ाई झगड़ा हो गया, या आप बोलो कि लड़की ने पहले मुझे छेड़ा था, मैंने तो उसको छेड़ा ही नहीं था, लड़की मुझे गाली बकरी थी, लड़की ने मुझे अब्यूज किया, थाने से भगा देंगे। अब आप करोगे क्या? अब आपके पास पैसा है तो आप अगर पुलिस ऑफिसर आपकी कंप्लेन लेने से मना कर रहे हैं तो हमारा प्रोसीजर ये कहता है कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी, एसपी जो भी है उससे जाकर मिलिए। अगर वो भी आपकी हेल्प नहीं कर रहे हैं तो आप कोर्ट में जाइए। लेकिन कोर्ट में वही जाएगा ना जिसके पास पैसा होगा। एक गरीब आदमी कैसे लॉयर को हायर कर लेगा? या इतनी नॉलेज तो उसमें होती भी नहीं है। और कई बारी तो पुलिस वाले इतने धमका देते हैं कि वो चारे डर जाते हैं। और रियल केस में भी कई बारी पुलिस ऑफिसर एफआईआर लॉन्च नहीं करती है, ले दे के सेटलमेंट होता है जो नॉर्मल हम देखते हैं। अब कोई गया बोला कि इसने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया है, तो कहेगा ठीक है मैं उसको समझा देता हूँ, और उसको वहां से भगा देगा, और इस दूसरी पार्टी है उससे पैसे ले लेंगे। कहेंगे देख मैं तेरे अगेंस्ट तो एफआईआर लिख नहीं रहा हूँ, वो सामने वाला पार्टी तेरे अगेंस्ट एफआईआर कराने आया, मैं उसको लिख नहीं रहा हूँ, तो मुझे इतने इतने दे, जो भी अमाउंट। सेटलमेंट होता है ऐसी। और अगर आप में दम है, अगर पुलिस वाला कंप्लेन नहीं ले रहा है, आप पढ़े लिखे हो, तो आप जाओ डीसीपी के पास मिल के आओ, डीसीपी को रिटर्न में कंप्लेंट दो। अगर वहां भी नहीं हो रहा है तो आप कोर्ट में जाओ। लेकिन इसमें पूरा बहुत टाइम चला जाता है, तो कोई इतना कहता है कि इतने झमेले में कौन पड़ेगा, इसलिए छोड़ो, हटाओ, ये होता है। थोड़ा सा सर, थोड़ा प्रोसीडिंग्स फास्ट हुई हैं पहले से कंपैरेटिवली, कि अभी भी 4 पुश्तों के पहले वाला जनरेशन की पहले से तो बहुत हुई है। 2 पुश्तों से भी पहले हुई है तेज। लेकिन अभी भी वो तारीख पे तारीख डायलॉग रियल है, बिल्कुल रियल है। रोज आते हैं क्लाइंट की तारीख पे तारीख पड़ती जा रही है, कुछ तो हो नहीं रहा है। और अराउंड हमारे अभी इंडिया में 5 करोड़ केस पेंडिंग है। 5 करोड़ बहुत बड़ी अमाउंट है ये, 5 करोड़। तो कोई आइडिया है सर कब तक ये होगा भी कि नहीं होगा, ये भी कुछ पता नहीं। उल्ट मेन बात क्या है कि हमारी सोसाइटी में अब क्राइम बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। और जितने भी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स है, हस्बैंड वाइफ के डिस्प्यूट्स है, वो अब तो और बढ़ते जाएंगे। अब डबल ट्रिपल 4 टाइम्स होने वाले केस, और छोटी छोटी बात पे। और जेन्युइन केस भी नहीं देख रहा हूं मैं, चाहे वो लड़के के साइड से हो चाहे लड़की की साइड से हो। लड़का ये एलिगेशन लगा रहा है कि लड़की से मैं खुश नहीं हूं, ये खाना अच्छा नहीं बनाती, इसलिए मुझे तलाक चाहिए। लिटरली
और लड़की ये बोलती है कि लड़का मुझे घुमा नहीं रहा है, मुझे ट्रिप पर नहीं ले जा रहा है, मैं इसलिए इससे खुश नहीं हूँ, इसलिए मुझे डिवोर्स चाहिए। ये कोई रीज़न है क्या? और उसे अलग समझाना पड़ता है कि भाई मत करो। हाँ। रिश्ता बहुत बड़ी चीज़ होती है। सही बात। आजकल के ये लोग समझ नहीं रहे, डिवोर्स को गुड्डा गुड़िया का खेल समझ लिया है, खेल के छोड़ दिया बस। सर सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन का भी ग्राउंड बन सकता है अगर अनसेटिस्फैक्शन हो? हाई कोर्ट की कई जजमेंट्स है इस पे कि अगर एक कोई भी स्पाउस है, कोई भी स्पाउस है इसमें, ठीक है सर, सॉरी टू कट यू ऑफ, मुझे ऐसा लगता है हमारा जो पेट्रियार्की है, अगर एक लड़का एक लड़की को देखने आता है शादी के टाइम पे तो उससे सब कुछ पूछा जाता है, तुम्हारा फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है, तुम्हारे मम्मी पापा क्या करते हैं, तुम्हारी फैमिली क्या है। बट ये एक ऐसी चीज़ है स्पेशली अरेंज मैरिज में कि आपको फिजिकल कंपैटिबिलिटी कैसे पता चलेगी शादी के पहले जब आप अरेंज मैरिज कर रहे हो? तो अब देखिए इसका तो कोई सोल्यूशन है नहीं। तो फिर अब शादी के बाद ऐसा सेक्सुअल अनसैटिस्फैक्शन का तो फिर केस आएगा, तो इसमें तो दोनों की गलती नहीं है, क्योंकि हो सकता है लेकिन एक जो स्पाउस है उसको कहीं ना कहीं तो मेंटल टॉर्चर हो रहा है ना, मेंटल क्रुएलिटी के ग्राउंड पर। अच्छा। हाई कोर्ट की इस पे कई जजमेंट्स है और कई बोल रखा है कि अगर कोई भी, चाहे वो हस्बैंड है चाहे वो वाइफ है, अगर वो अपने पार्टनर से फिजिकल रिलेशनशिप से सेटिस्फाई नहीं है या एक पार्टनर कंटिन्यूअसली उसे डिनाई कर रहा है विदाउट एनी वैलिड रीजन, अगर उसे मेडिकल कोई प्रॉब्लम है तब वो डिनाई कर रहा है, तब उसको जस्टिफाई माना जाएगा। लेकिन अगर कोई भी स्पाउस है वो उसको फिजिकल रिलेशनशिप बार बार कंटिन्यूअसली मनाने से मना कर रहा है या एक कोई फिजिकली सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा है, तो आप इस बेस पर ग्राउंड पर डिवोर्स ले सकते हो। और फिर तब भी एलिमनी और हाँ वो तो चलती रहेगी। ओके। हाँ तो हस्बैंड इसलिए तो इन सब चीज को सोच के थोड़ा, लेकिन जब म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स होता है तब एलिमनी नहीं देना होता। वो तो अब आप है या फिर मैं हूँ, कोई भी दो पार्टी है, आपस में डिसाइड कर लो, आपको चाहिए तो बोलो, नहीं चाहिए तो बोलो। लेकिन इस म्यूचुअली में तो लड़कियां तो बोलती है कि मुझे तो फिर भी चाहिए, ऐसा थोड़ी है कि म्यूचुअली में लड़कियां नहीं मानती है, पैसा लेती है, लेकिन इसमें बस फर्क ये है कि कोर्ट का सेटलमेंट, कोर्ट का इसमें एंगेजमेंट नहीं आता है। ओके। कोर्ट इसमें ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं आता है क्योंकि म्यूचुअली है तो उसमें ही हो जाता है। तो तुम सब चीज कर लो और लास्ट में हमारे पास आ जाओ, हम डिवोर्स की डिग्री देने को तैयार है। और सोशल मीडिया पर मैंने कई फनी रील्स भी देखी है, जैसे जिसमें एक हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई हो रही थी, वो आता है उसको वहीं पे कहते हैं कि मुझे अब तेरे साथ नहीं रहना है, वहीं पे एग्रीमेंट साइन करता है, ले डिवोर्स हो गया। लेकिन एज पर लॉ जब तक आप कोर्ट में नहीं आओगे तब तक डिवोर्स होगा ही नहीं। ओके। आपको कोर्ट आना ही पड़ेगा, डिवोर्स लेना है चाहे आप वो म्यूचुअली लो या कंटेस्टेड लो, आपको कोर्ट आना पड़ेगा और डिवोर्स की डिग्री लेनी पड़ेगी, तब आप दूसरी शादी करोगे। अगर आपने पहले एक शादी कर रखी है और दूसरी शादी कर ली तो वो शादी आपकी वैलिड ही नहीं मानी जाएगी। ओके। बाईगेमी हो जाएगी। जैसे कि एक लड़का है लड़की है, लड़के की दूसरी शादी है, लेकिन लड़के ने ये जो सेकंड वाइफ है उसको बताया नहीं है कि मेरी भाई पहले शादी हो रखी है और वाइफ की पहली शादी है, तो फिर दोनों केस कर देगी। तो लड़का तो पहली वाली वाइफ तो करेगी, दूसरी वाली भी करेगी, दोनों इससे मेंटेनेंस लेगी, तो दूसरी वाली वाइफ को भी वाइफ माना जाएगा। और क्या, उसको ये बात थोड़ी पता थी कि ये ऑलरेडी मैरिड है, वो तो मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है। हाँ। अगर मैरिज वॉइड है या वॉइडेबल है, मेंटेनेंस फिर भी मिलेगा आपको, और उससे अगर कोई बच्चा बॉर्न हो जाता है तो वो भी लेजिटिमेट कंसीडर किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कह रखी है और लॉ ही कहता है ये बात। तो लड़का तो अगर करता है तो वो अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार, और अगर वो लड़के की फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, नहीं दे सकता वो एलिमनी या मेंटेनेंस, वो अलग चीज है। अब कोई दूसरी, आजकल की तो लड़की भी हमारी मॉडर्न हो गई है ना, ऐसे किसी लड़के के पास जाएगी भी नहीं जो बेरोजगार हो। बताओ, सच बोल रहा हूँ मैं, कौन लड़की है जो बेरोजगार लड़के को लेके घूम रही है? बताओ, सबको अच्छा लड़का लड़की की वजह से लड़के जरूर बेरोजगार हो जा रहे हैं, वो अलग बात। हाँ, ये रीजन है। सर बहुत मजा आया आपके साथ बात करके, बहुत सारी ऐसी लीगल इन्फॉर्मेशन हमको मिली जो हम लोग ये सोचते हैं कि भाई कोर्ट जाने से ही मिलेगी, या एक तरीके का आपका ये फ्री सेशन हो गया। हाँ, एक थोड़ा मैं रिमाइंड हो गया कि क्या क्या थे, क्या होता है क्या नहीं होता है। डेफिनेटली, तो हमने तो स्कूल में या कॉलेजेस में फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज पढ़े थे, लेकिन आज मुझे ऐसा लगा कि हम लोग भी एक लॉ के स्टूडेंट की तरह ही सर को सुन रहे थे, और बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू सो मच द अय्यर शो में आने के लिए, इतनी इन्फॉर्मेशन दी आपने। थैंक यू सो मच सर। तो फिर से हाजिर होंगे आपके सामने कुछ नया, कुछ अच्छी इन्फॉर्मेटिव टॉक शो लेकर, पॉडकास्ट लेकर। आप देखते रहिए अय्यर शो। थैंक यू।